अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, कैसे हैं आप सब? क्या हाल अहवाल हैं? दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, आप सब के लिए नए साल का तोहफ़ा लेकर आई हूँ, यानी कि नावल की लास्ट एपिसोड। जी हाँ जनाब, आज है नावल की लास्ट एपिसोड। और आप सब जो है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दिया करें, कहानी आप सबको कैसी लगी। मैं भी कहानी के हवाले से बात करूँगी, लेकिन वो एपिसोड के आखिर में करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो बढ़ते हैं जल्दी से नावल की लास्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है ना जाना शहर दिल से। राइटर हैं अंजुम अंसार। आखिरी किस्त। लाहौर से आने के बाद बज़ाहिर शहला चुपचाप सी थी। वहाँ की कोई बात भी उसने किसी को नहीं बताई थी। माँ और बहन के बारहा कुरेदने पर उसने यही बताया था कि उसे वहाँ मज़ा नहीं आया था, और ना ही उसे अपने किसी ननिहाल वाले से मिलकर कोई खुशी हुई थी। हाँ, अपने स्कूल की गमगुसार दोस्त मिसिस आबदी को उसने सारी सूरत हाल बता दी थी। तुमने बाप के पास वापस आने का फ़ैसला सही किया, उन्होंने उसकी बात सुनकर यही कहा था। मुझे अपनी माँ से मिलकर न जाने ऐसा क्यों लगा कि उनका पूरा ज़ोर मेरे पापा को नीचा दिखाने पर है। उनकी हर बात का सिरा मेरे बाप की कोताहियों पर जाकर ख़त्म होता था। शहला, जो लोग ज़िंदगी में गलत फ़ैसले करते हैं उनकी हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि दूसरे लोग उनकी गलती को सही तस्लीम करें। उनके अंदर ये दुख ज़रूर होगा कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे बाप को छोड़कर गलती की। चूँकि अब उस गलती को किसी सूरत पाटा नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने अपनी तमाम कोताहियाँ तुम्हारे बाप के कोर्ट में फेंक दी। मगर पिसकर तो मैं रह गई। शायद तुम अपनी माँ के साथ रहकर परवरिश पाती तो दूसरी शख्सियत की हामिल होती, या एहसासे कमतरी की मारी हुई कि तुम्हारी नानी जैसी औरत तुमसे उस वक्त भी मोहब्बत ना कर सकती अगर तुम वहाँ रह रही होती। इसलिए जो अल्लाह ने किया वो अच्छा ही किया, जब भी तो मैं अपने पापा के पास वापस चली आई। शहला ने मुस्कुराकर कहा। इंशाल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। शहला, एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो? मिसिस आबदी ने कुछ सोचते हुए कहा। आपकी हर बात और हर मशवरा मेरे हक में हमेशा बेहतर रहा। मैं आपकी बात का भला क्यों बुरा मानूंगी? तुम अपने घर में शाम की ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दो, इससे तुम्हें ख्वामखा की थकान भी नहीं होगी, और तुम्हारे पैसों पर जो हर वक्त तुम्हारी सौतेली माँ की नज़र लगी रहती है और वो मुख्तलिफ बहानों से तुमसे ऐंठती रहती हैं, उससे भी तुम बचोगी। मगर आपने ही तो कहा था कि मुझे कुछ ना कुछ पैसे पसे अंदाज ज़रूर करने चाहिए। मगर तुम्हारे पास पैसे बचते कहाँ हैं? तुम्हारी माँ को 100 तरीके आते हैं पैसे खींचने के। फिर क्या करूँ? स्कूल की छुट्टी के बाद लाइब्रेरी में 4 लड़कियों को कुछ पढ़ाती हूँ। 2 बजे मेरी गाड़ी आ जाती है। तुम भी 1 घंटे यहाँ पढ़ा सकती हो। वापसी पर मैं तुम्हें ड्रॉप करती हुई चली जाया करूँगी। यूँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तुम 2:30 बजे तक ही घर पहुँचती होगी। मगर मैं कैसे ग्रुप तश्कील दूँगी? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। प्रिंसिपल साहिबा खुद मुझसे कह रही थी कि अगर शहला छुट्टी के बाद उनकी दोनों बच्चियों को अंग्रेज़ी पढ़ा दे तो उन्हें अपने घर पर ट्यूशन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंसिपल साहिबा अपनी बच्चियों को खुद नहीं पढ़ा सकती? शहला को हंसी आ गई। उनकी नालायक लड़कियां उनके काबू में नहीं आती होंगी। मैं सोचूंगी। जब सोच लो तो मुझे बता देना। मैं 4 लड़कियों का ग्रुप बनाकर तुम्हें दे दूंगी। अगर 1 घंटे पढ़ाने से तुम्हें 6-7 हज़ार रुपये मिल जाएं तो क्या बुरा है? और ये पैसे ना किसी को नज़र आएंगे, और तुम इन पैसों को हर माह अपने अकाउंट में डाल दिया करना। ठीक है, आप ग्रुप अरेंज कर दें, मैं पढ़ा दिया करूँगी। शहला ने एकदम ही जैसे फ़ैसला कर लिया। मगर ये बात तुम अपने घर में हरगिज़ नहीं बताओगी। मिसिस आबदी ने फिर ताकीद की। ठीक है। शहला मुस्कुराते हुए रजामंदी में सर हिला रही थी। सुहानी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी। वो अपने तमाम अमूर में पहले की तरह दिलचस्पी ले रही थी। डांस की क्लासेस बाकायदगी से ले रही थी। फैशन शोज़ उसके बगैर अधूरे थे। एक शोबिस के रिसाले ने उसकी जगमगाती सी तस्वीर सर वर्क पर लगाते हुए ये कैप्शन भी लिखा था, ब्यूटी ऑफ द मंथ। सुहानी ने उस रिसाले की 200 कापियाँ हाथों हाथ ले ली थी। डांस कंपटीशन में भी सब में नुमाया रही थी। नाचती हुई सुहानी की तस्वीर कई अखबारात में शाया हुई थीं। आमिर ने हर अखबार से उसकी तस्वीर काट कर फाइल में सुहानी को इस तरह दी थी जैसे न जाने वो कौन से अहम कागजात उसको दे रहा हो, और सुहानी वो फाइल देख कर मारे खुशी के उछल ही तो पड़ी थी। आमिर, तुम्हें मेरा दिल जीतने का हर तरीका आता है, वो सरशार से लहजे में कह रही थी। गलत कह रही हो तुम, हर तरीका नहीं आता, उसने दिल में कहा और उसकी बात सुनकर मुस्कुराता रहा। वो आमिर के साथ रोज़ाना कहीं न कहीं जा रही थी, और आज वो इस वक्त साहिल समंदर पर रखे बेंच पर बैठे लोगों को देख रहे थे। आमिर, देखो वो लड़का उस लड़की का हाथ कितनी चाहत से पकड़े घूम रहा है। हाँ, आमिर की नज़रें भी शायद उसी जोड़े पर थीं।
اور ان کو بھی دیکھو نا جو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے سب سے بے نیاز ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، لڑکی کا سر اس لڑکے کے شانے پر رکھا ہے اور ان دونوں کے چہرے پر کیسی کوسے قزا سی پھوٹ رہی ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کیا سوچنے لگے ہو تم؟ بعض یادیں ذہن میں چنگاریاں سی بھر دیتی ہیں، وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا۔ وہ اتنے اچھے موسم میں اچھی اچھی یادیں ذہن کے ریکارڈ پر پلے کرو نا۔ یہ بات اپنے اختیار میں کہاں ہوتی ہے؟ آج کراچی میں درجہ حرارت 4 ہے اور موسم سخت ٹھنڈا ہے، اور یہاں آ کر تو مجھے لگ رہا ہے کہ منفی میں ہوگا۔ کتنی سردی لگ رہی ہے، اور اس ٹھنڈے اور خوبصورت موسم میں تو مجھے وہ منظر کل کا سا لگ رہا ہے جب ہم دونوں ساحل کے ساتھ ساتھ پانی میں شڑپ شڑپ کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے، اور میرا پیر پھسل گیا تھا اور تم آگے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، اور لمحے کے کسی حصے میں تمہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ تو وہاں پانی بہت زیادہ نہیں تھا، مگر میں پانی میں بیٹھی ہوئی نہ جانے کیوں ساکت سی تھی، میرے حلق سے کوئی آواز تک نہیں نکل پائی تھی۔ تب تم نے بے تاب ہو کر مجھے یوں اٹھایا تھا جیسے پاتال سے نکال کر لائے ہو۔ دیکھنے والوں نے تمہیں یوں مضطرب سا دیکھ کر جملہ تک کسا تھا، پیٹ کا پانی نکالو، الٹا لٹا دو، اور میں گھبرا کر کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں عامر، مجھے کچھ نہیں ہوا، فوراً گھر چلو۔ تم نے کہا اتنی سردی میں تم بھیگ گئی ہو، بیمار تو پڑ سکتی ہو نا، اور پھر ہم فوراً ہی گھر آ کر دیر تک ہیٹر کے سامنے بیٹھے رہے تھے۔ عامر اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس کا چہرہ بالکل سفید سا پڑ گیا، شاید اس کے ذہن میں بھی یادوں کے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ عامر ہماری باتیں کتنی ہوتی تھی نا، ختم ہونے میں ہی نہیں آتی تھیں۔ وہ گاڑی میں اس کے بازو سے سر لگائے کہہ رہی تھی۔ تم باتونی تو ہمیشہ سے ہو، عامر نے ہنس کر کہا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ ارے آج امی نے کہا تھا جلدی گھر آنا، مگر میں تو بھول ہی گیا۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو چونکتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ کھانا کھا کر گھر جاؤ گے؟ کل کھا لوں گا، آج چلا جاؤں۔ وہ شاداب ہاؤس پہنچ گئے تھے اور وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اس سے ملتجی سے لہجے میں کہہ رہی تھی، ہرگز نہیں، اگر تم نہیں رکو گے تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ وہ لاڈ دکھاتے ہوئے بولی، یہ تو میں ہرگز نہیں چاہوں گا۔ وہ گاڑی لاک کر کے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولا، اور سہانی کے چہرے پر سرخ روئی سی پھیل گئی۔ اس کی بات ہمیشہ مانی جائے، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ اماں آپ کو تو خوامخواہ پریشانیاں اور فکریں پالنے کی عادت ہے۔ اب سرمد دنیا کا پہلا مرد تو نہیں ہے نا جس کی اپنی بیوی سے علیحدگی ہوئی ہو، مگر یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوئی نا۔ اماں آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ پہلے خلا لینے کا مطالبہ سہانی نے خود کیا تھا؟ بات کچھ بھی ہوئی ہو، اس کا بھی تو گھر ٹوٹ گیا۔ عجیب بات کرتی ہیں اماں آپ بھی، آپ تو اس طرح کہہ رہی ہیں جیسے سرمد نے نہ جانے کتنا برا کام کیا ہو۔ طلاق دینے کو کبھی اچھا نہیں کہا گیا۔ اماں کا موڈ بددستور آف تھا۔ مگر طلاق دینے کو منع بھی نہیں کیا گیا۔ دور کیوں جاتی ہیں، اپنے خاندان میں ہی دیکھ لیجئے۔ شاکر بھائی نے کیا اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی؟ حالانکہ تایا نے تو اپنی انگریز بہو کو قبول بھی کر لیا تھا۔ شاکر نے تو اس وجہ سے طلاق دی تھی کہ وہ پاکستان آ کر نہیں رہنا چاہتی تھی، تو شاکر کیوں بلا وجہ لندن پڑا رہتا؟ یہی بات سہانی کے ساتھ بھی ہوئی۔ وہ اپنے سسرال میں آ کر نہیں رہنا چاہتی تھی، اور سرمد ان کے حساب سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا تھا، مگر اب کیسا خاموش سا رہتا ہے۔ ہنسی مذاق کی کوئی بات بھی سن لے، مسکراہٹ اس کے لبوں تک نہیں آتی۔ اماں جب مان ٹوٹ جائے تو افسوس تو ہوتا ہے نا۔ سرمد کا بھی تو اعتبار ٹوٹا ہے جو اسے سہانی پر تھا، مگر اب اس کی دوسری شادی تو ہو جانی چاہیے نا، تاکہ میں بھی اس کی خوشیاں دیکھ سکوں۔ دوسری شادی بھی ہو جائے گی، آپ خوامخواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ مگر اب وہ مانتا کہاں ہے؟ پرسوں جب میں نے ذکر چھیڑا تو کہنے لگا، اماں کوئی دوسری بات کریں۔ شادی کر کے دیکھ لیا، ایک تجربہ ہی ایسا ہوا کہ میں دوسری شادی کرنے کا رسک کسی صورت نہیں لے سکتا۔ اب ہر لڑکی کوئی سہانی جیسی تھوڑی نہ ہوگی، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ اس پر ہنستے ہوئے بولا، اماں شادی کے بعد ہر لڑکی اپنا چولہ ضرور بدلتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ شوہر کو جتنا بے وقوف بنا سکتی ہے بنا لے۔ اس نے مجھ سے ضد کر کے دکانیں اپنے نام کروائی، مگر ان کا کرایہ اس اکاؤنٹ میں نہیں ڈالا جو میرا اور اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، بلکہ اس اکاؤنٹ میں ڈالا جو شادی سے پہلے اس کا چل رہا تھا۔ اپنے آپ کو بے حد عقل مند سمجھ رہی تھی، اپنی اماں کے کہنے پر مجھے بے وقوف بنا رہی تھی، مگر پگلو دی گریٹ سارے کاغذات اپنے گھر لے جانے کے بجائے یہیں بھول گئی۔ کیا یاد کرے گی، میں نے بھی وہ دکان بیچ دی، اب کھا لے وہ کرایہ جو مجھے پاگل بنا کر اس نے اپنے نام کروائی تھی۔ بیٹا جو چیز بیوی کو دے دی وہ اسے واپس نہیں لیا کرتے، اماں سمجھاتے ہوئے بولیں۔ تحفے تحائف کہاں واپس لیے ہیں؟ بری کے تمام زیورات اور شادی سے پہلے اور بعد کے تمام تر گفٹ جو میں نے اسے خود لا کر دیے تھے وہ سب اس کے پاس ہے، اور ایک دو چیزیں جو اس کی الماری میں رہ گئی تھیں وہ اس کے کپڑوں کے ساتھ پیک کر کے میں نے فوراً اس کے گھر بھجوا دی۔ کسی اچھی لڑکی سے جب شادی کر لو گے تو سہانی کے ساتھ گزاری ہوئی ہر بات خواب معلوم ہوگی۔ اماں اب حقیقی طور پر اچھی لڑکیاں ہیں کہاں؟
सुहानी बहुत अच्छी थी, मेरी हर बात मानती थी और शादी के बाद वो हर बात करनी ज़रूरी समझती थी जिसको मैंने मना किया हो। बेटा तुम्हारे तजर्बे और हमारे तजर्बे में तो फ़र्क होगा ना। वो लड़की मुझे पहली नज़र में ही घर बनाने वाली नहीं लगी थी। हमने उसे तुम्हारी पसंद की वजह से कबूल किया था। नहीं अम्मा, मैं अपनी ज़िंदगी तजर्बों की भेंट नहीं चढ़ा सकता। बड़ी खाला अपनी पसंद से बहू लाई और आसिफ भाई की ज़िंदगी कैसी ख्वार हुई। वो कितने सालों से बच्चे लेकर अपने मैके में बैठी हुई है। हवाले भी तुम्हें अपने हिसाब के याद हैं। पता नहीं जरीना और जावेद ने कैसा अच्छा घर बसाया था, हर जगह उसकी तारीफ़ें होती थी। लुड्डन ने तो अपनी फालिशज़दा बीवी के साथ कैसे गुजारा किया था। ये बात भी नहीं थी कि उसने दिल पर जबर करके निभा किया हो। ऐसा खुशपाश घराना था, जब भी उनके घर जाओ दिल खुश हो जाता था। अब तो लुड्डन के मरने के बाद वो अपने गाँव चली गई। मेरे कहने का मतलब यही है कि अच्छी लड़की तुम्हें भी मिल ही जाएगी और तुम भी समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना। अब यूँ चुपचाप अखड़पने से जो वक्त गुजार रहे हो तो मुझे तो दुख ही होता है। मगर मुझे कोई दुख नहीं होता और ना ही मुझे किसी किस्म का अफसोस है। आपको क्या पता मैं कितने सुकून से अपना वक्त गुजार रहा हूँ। वो तो मुझे नज़र आ रहा है बेटा, अम्मा ने गहरी सांस भरकर कहा। मगर इस असना में सरमद वहाँ से 9 तो 11 हो चुका था और अम्मा का जहन भूल भुलैयों में उलझा हुआ था। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। उनकी फिक्रें एक दूसरे का हाथ पकड़कर बढ़ती ही चली जा रही थीं। देखें तो ज़रा कितनी खूबसूरत रिस्ट वॉच है। सुहानी जब घर में दाखिल हुई तो अपनी कलाई शादाब बेगम के सामने करते हुए सरशार से लहजे में बोली, हाँ अच्छी है। इस वक्त वो टीवी पर डांस कंपटीशन देख रही थी जिसमें कांटे का मुकाबला हो रहा था। लड़के लड़कियां अपने आप को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। मम्मा देखिए, डायल के गिर्द जो ये नग नज़र आ रहे हैं ना, ये डायमंड हैं। बहुत महंगी होगी ये घड़ी। सुहानी ने फिर घड़ी माँ के सामने लहराई। इसका मतलब तो ये है कि आमिर ने शादी का तोहफ़ा तुम्हें पहले ही दे दिया, मम्मी ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं अम्मी, ये तोहफ़ा तो मेरी सेहत याबी का दिया है उसने। वो कह रहा था कि मुझे सेहतमंद देखकर उसे जितनी खुशी हुई इतनी किसी को हो ही नहीं सकती। बेटा हम तो तुमसे पहले भी ये कहते थे कि आमिर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मम्मी ने एक गहरी आह भरकर कहा। किस्मत में कुएं में गिरना लिखा था, जब ही तो मैं उसको पहचान नहीं सकी थी। ये भी अच्छा ही हुआ कि सरमद से तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ, वरना तुम उलझ कर रह जाती। ये अक्लमंदी तो खैर मेरी ही थी जो हर लिहाज से मेरे काम आई। सुहानी, मेरा तो ये ख्याल है कि तुम्हारी शादी आमिर के साथ जितनी जल्दी हो जाए वो अच्छा है। मम्मी शादी तो हो ही जाएगी, मगर जो सुकून और इत्मीनान इन दिनों में महसूस कर रही हूँ वो मैं लफ्ज़ों में आपको बता नहीं सकती। मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ, शादाब बेगम ने तमानियत से कहा और फिर से उनकी नज़रें डांस कंपटीशन में उलझ गईं। अम्मी आप एक बार फिर गलत फ़ैसला कर रही हैं, नादिया माँ को समझाते हुए बोली। नादिया, हमें अपने आमिर की खुशी अजीज़ है, इसलिए मैं वही करूँगी जो वो चाहता है। अगर आमिर में अकल नहीं है तो आप उसे समझा तो सकती हैं। पहले भी उसने मेरी बात कहाँ मानी थी, वरना मैंने कब चाहा था कि सुहानी से उसकी मंगनी हो और मंगनी टूटने के बाद वो कैसा कैसा बीमार पड़ा था। तो क्या आप फिर ये चाहेंगी कि सुहानी से आमिर का रिश्ता तय हो और वो नवाबजादी फिर से उसे तोड़ दे और मेरा भाई फिर बीमार पड़ जाए? अब मैं मंगनी नहीं करती, बस सीधे साधे अंदाज में शादी कर लेती हूँ ताकि कोई ऐसा मसला ही पैदा ना हो। अम्मी, जिस लड़की की सरमद जैसे सीधे साधे लड़के से नहीं बनी तो आमिर से कैसे बन सकती है? शादी के बाद उसे आमिर से भी हज़ारों शिकायतें पैदा हो जाएंगी। ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि सरमद सीधा साधा सा होगा, हो सकता है कि सुहानी ठीक कहती हो और वह शातिर सा हो। अम्मी, आप सुहानी को नहीं जानती हैं, हर एक में कीड़े डालना उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। जिस तेज़ी से वो किसी को अर्श पर ले जाती है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वो उसको फ़र्श पर भी पटक दिया करती है। तुम अपने भाई को देखो, वो दोबारा उसके लिए पागल सा हो रहा है। अपने ऑफिस से उठकर उसके पास जाता है और उसके इशारों पर नाच रहा है। अम्मी, मुझे तो सिकंदर ने भी तड़ी देकर भेजा है कि तुम घर जाकर सुहानी का रिश्ता ले आओ। वो तो पापा ने ऐसा करने को मना किया था, मगर वो मत भूलो तुम्हारे मियाँ और सास की आदत एक जैसी है। जब वो लोग भी यही चाहते हैं और तुम्हारा भाई फिर उसी की जानिब लपक रहा है तो फिर हमें भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। सादका ने बेटी की बात काटते हुए कहा। मगर अम्मी, हमें आमिर को समझाना तो चाहिए ना। मेरे ख्याल से बाज़ मरतबा समझाने का कोई असर नहीं हुआ करता है। सादका एक गहरा सांस लेकर बोली। मुझे बेहद दुख सा होगा अगर आमिर ने सुहानी जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाया। मुझे कौन सी खुशी हो रही है, मगर मजबूरी है तो क्या करें। क्या सुहानी की वजह से हमारी ज़िंदगी में परेशानियां ही लिखी हैं? नादिया उलझ कर बोली। मैं सुहानी को दोष नहीं दूंगी, मुकद्दर में ही ये सब लिखा होगा तो क्या कह सकते हैं। फिर भी अपनी जानिब से कुछ तो कोशिश करनी चाहिए ना। नादिया बददस्तूर अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी।
सब बेसूद है। इसका मतलब है कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी हैं, सुहानी अब आपकी बहू बनेगी। हाँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे की खुशी सबसे अजीज़ तर है। तो फिर अब आपका क्या प्रोग्राम है? यही कि आमिर से पूछकर दिन का तयन कर लेते हैं कि उनके यहाँ जाकर बाहमी मशवरे से शादी की तारीख तय कर ली जाए। तो फिर मैं जाकर सिकंदर को बता दूं कि आप सुहानी के रिश्ते के लिए जल्द आएंगी। इस बात का उन्हें खुद ही अंदाज़ा है, अगर तुम बताना चाहो तो कह देना कि होना भी यही है। जब आप रिश्ते के लिए जाएंगी तो क्या मामू और मुमानियों को भी अपने साथ लेकर जाएंगी? नहीं, सिर्फ मैं अकेली ही आऊँगी। छुपने वाली बात तो नहीं है, पता तो उन्हें लग ही जाएगा। फ़िलहाल मैं उन्हें अपने साथ नहीं लाना चाहती। ख़ानदान में बातें तो बनेंगी, मैं अपने कान बंद कर लूँगी। ठीक है अम्मी, जब भाई की ख्वाहिश पूरी करना है तो लोगों की बातें हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। हाँ, मुझे किसी की परवाह नहीं होगी। अल्लाह ने एक ही बेटा बेटी दी है, या रब्बुल आलमीन मुझे इनकी हर खुशी दिखाना। सादका बेगम ने रिक्कत भरे लहजे में कहा। अच्छा, तो भाभी के लिए सोने का सेट खरीदेंगी तो किस किस्म का लेंगी? नादिया ने उनकी तवज्जो बटाते हुए कहा। माँ की आंख में आंसू वो किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे अपने गहने बहुत हैं, मुझे खरीदने की क्या ज़रूरत है? वो हथेली से आंसू पोंछते हुए बोली। अच्छा, तो फिर दिखाइए तो सही कि कौन कौन सा सेट आप अपनी बहू को चढ़ाएंगी। और थोड़ी देर बाद वो अपने लॉकर से सोने के जेवरात फैलाए बैठी बातें कर रही थी। ये गुलूबंद और झुमकों का सेट शादी के जोड़े के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके साथ की कलाई भी बहुत खूबसूरत है, मगर हैरत है कि इसके नगीने अभी तक ऐसे चमक रहे हैं जैसे ये सेट आज ही बनकर आया हो। ये असली नगीने हैं, आज से 30-32 साल पहले नकली नगीनों का रिवाज ही नहीं था, और ना ही शादियों पर मैचिंग के नाम पर नकली जेवरात चढ़ाए जाते थे। अम्मी, अब इतनी महंगाई हो गई है, सोने के जेवरात तो खरीदने ही नहीं चाहिए, बल्कि हुकूमत को चाहिए सोने के जेवरात पर बैन लगा दे कि ना बिकें और ना ही लोग खरीद सकें। इससे शादियों पर सब लोग एक तरह के जेवरात खरीद सकेंगे। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बेटियों वालों को सुकून मिल जाएगा। महंगाई ने तो अच्छे अच्छों के होश उड़ा दिए हैं। अच्छा, वलीमे के लिए कौन सा सेट देंगी आप? बेटा, मुझे अब कौन से ये जेवरात पहनने होंगे? सारे के सारे आमिर की दुल्हन को दे दूंगी, मगर मेरा ख्याल है कि ये रानी हार जो झालों के साथ है ये वलीमे के लिए बेहतर रहेगा। वाकई आपका ये सेट तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, सादका बेगम ने दुलार भरे लहजे में बेटी को देखते हुए कहा। नहीं अम्मी, आपने मेरी शादी पर मुझे कोई कम सेट दिए थे, बहुत है मेरे पास जेवर, और मुझे पहनने का भी कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है। ये सेट आप उसे ही चढ़ा दें, मेरी भी खुशी यही होगी। अच्छा लगेगा ना ये सेट मेरी बहू पर? सादका बेगम ने उसे हाथ में लेकर देखते हुए कहा। हाँ बहुत, मगर आपने ये सेट कहाँ देखा था? बेहद खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। हमारे दौर में फ़िल्में देखने का खासा रिवाज था। शादी से पहले घर वालों के साथ सबीहा खानम की फ़िल्म दामन देखी थी। उसमें सबीहा ने ये रानी हार का सेट गरारे पर पहना था और बड़ी अदा से गरारा थाम कर सीढ़ियों से उतरते हुए संतोष को मनाते हुए ये गीत गाया था। न छुड़ा सकोगे दामन, न नज़र बचा सकोगे, जब मैं दिल की बात कह दूँ तो कहीं ना जा सकोगे। सादका बेगम अपनी यादों की पटारी खोलते हुए उसे बता रही थी तो नादिया बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अम्मी, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस सेट में बेहद करामत होगी कि जब इसको पहनकर कोई गीत गाया जाए तो शोहर हर बात मानेगा। पता नहीं इस सेट में करामत है या नहीं, मगर सुहानी में ये ताकत बज़ाहिर ज़रूर नज़र आती है कि वो जो कहेगी मेरा आमिर मानता चला जाएगा। आमिर भाई सुहानी का अभी से ऐसा दीवाना हो जाएगा, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। वो उसका हमेशा से दीवाना रहा है। अगर वो बच्चे वाली भी होती आमिर तब भी उसी से शादी करता। अम्मी, आप ठीक कहती हैं, नादिया ने गहरा सांस लेकर कहा, और सादका बेगम की आंखों में आंसू भर आए। मगर नादिया देख चुकी थी, फिर भी वो चुप रही कि उसे चुप ही रहना था। भाई की खुशी को पूरा करने पर वो भी मजबूर हो गई थी। अम्मी, मेरा दिल चाह रहा है कि कराची जाकर शहला से मिलूं। मैं वहां जाकर देखूं वो कैसे घर में रहती है, उसका कमरा कैसा है, वो किस बेड पर सोती है, उसके कमरे की खिड़कियां किस सिमत खुलती हैं, वो सुबह उठकर किस तरह तैयार होकर स्कूल जाती है, उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाइयों का उसके साथ सलूक कैसा है। एक शब्द सलमा बेगम ने अपनी माँ से कहा। मेरा ख्याल है कि उसके जाने के बाद तुमने शुक्र अदा किया था और यही कहा था कि अच्छा हुआ कि वो अपने घर चली गई। अगर वो यहाँ रहती तो तुम जहनी तौर पर डिस्टर्ब सी रहती। आँख ओझल पहाड़ ओझल, जब वो चली गई तो उसका जिक्र भी क्यों कर रही हो? अम्मी, जब तक मैं उससे मिली नहीं थी अपने सीने में उसकी तड़प महसूस ही नहीं कर पाई थी। 10-15 दिन की बच्ची मुझसे जुदा हुई थी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि मैं जल्द ही दूसरी शादी की मसरूफियत में उलझ गई थी, मगर जब से वो गई है मैं अपने सीने में उसकी जुदाई की चुभन महसूस कर रही हूँ। कैसा तुम्हें लगेगा कि अपने साबका शौहर के घर जाकर रहो? नहीं, ये तो वाकई मुनासिब नहीं होगा। तो फिर क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की?
वो चली गई, बात ख़त्म हो गई। नहीं अम्मी, बात तो अब शुरू हुई है। मेरी बच्ची जिसे ना मैंने अपनी ममता दी और ना ही वो कुछ जो कि उसका हक था। वो बदनसीब थी जो 10 लाख वापस कर गई। अगर ले जाती तो उसके काम ही आते, बैंक में ही जमा करवा देती तो महीने के 9-10 हज़ार रुपये फ्री उसको मिल जाया करते और वो स्कूल की चकबक से भी ख़त्म हो जाती। अम्मी, हम सबका शहला और रज़ी के बारे में ख्याल गलत था। अगर वो पैसे के चक्कर में आती तो उसको मुझसे खूब सारी फरमाइशें करनी चाहिए थी, मगर वो कपड़े और जेवरात तक छोड़ गई जो मैंने उसको दिलवाए थे। वो तो जैसी आई थी वैसी ही वापस चली गई। उसके बाप ने तो उसके जहाज़ का वापसी का टिकट तक उसे देकर भेजा था। शायद वो नहीं चाहता था कि मैं उसके लिए टिकट भी खरीदूं। सलमा खस कम जहाँ पाक, शैला सिर्फ रज़ी की बेटी थी और रज़ी की बेटी है। उसका ना तुमसे पहले कोई कल्बी ताल्लुक था और ना अब है, तो फिर तुम क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? अम्मी, उसकी रोती हुई आंखें मुझे हर सिमत दिखाई देती हैं और उसके आंसू मेरे सीने पर गिरते हैं। यहाँ मैंने कई मर्तबा उसे रोते हुए देखा था। मेरा ख्याल है तुम काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गई हो। कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर बाहर घूमाओ, फ्रेश हो जाओगी। मेरी बेटी ने तो अपना शहर भी पूरा नहीं देखा होगा। वो कितनी बदनसीब रही, हालांकि वो भी मेरी कोख से पैदा हुई। सलमा, अगर तुम इतना शहला शहला करोगी तो बीमार पड़ जाओगी, माँ ने समझाते हुए कहा। अम्मी, मैं आपसे सच कह रही हूँ, मुझे शैला बहुत याद आ रही है। मैं उससे फिर मिलना चाहती हूँ। तुम उसे फ़ोन कर लो। हालांकि जाने के बाद उसे फ़ोन करना चाहिए था। कोई तमीज़ होती है, कोई तहजीब होती है। छोटे अपने बड़ों को फ़ोन किया करते हैं, मगर वो जाहिल क्या जाने इन बातों को, और ना ही कोई ये बताने वाला है कि जब किसी के घर से जाते हैं तो वहाँ से जाकर अपनी खैरियत की इत्तला देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, मगर वो तो है ही ना शुक्र शख्स की बेटी। अम्मी, वो किस बात का शुक्रिया अदा करती? क्या किया था मैंने उसके लिए? सलमा ने भराई हुई आवाज़ में कहा। वो किस बात का फ़ोन करती? क्या सुख दिया मैंने उसको? एयरपोर्ट तक तो छोड़ने नहीं गई थी मैं। तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, सर में कैसा दर्द था उस दिन, इसलिए तुम नहीं गई थी। वो इतना जाने में क्या रखा था? सलमा की माँ उन्हें बददस्तूर समझा रही थी। आप गलत कह रही हैं अम्मी, बिल्कुल गलत। आपने शहला और लैला में बहुत फ़र्क रवा रखा। आपने शहला को वो प्यार ही नहीं दिया जो नानी अपनी नवासी से रवा रखती हैं। आपको जितनी रज़ी से नफ़रत थी, ऐसी ही नफ़रत आपको शहला से भी महसूस होती है। सलमा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब इन बातों का मतलब क्या है। आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं कराची जा रही हूँ। होटल में ठहर जाऊँगी। शहला के घर पर ना सही, उसे उसके स्कूल जाकर तो मिल लूँगी। इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? अम्मी, मुझे दिली सुकून मिल जाएगा। अपनी बेटी को रोज़ाना जाकर देखा करूँगी। मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ तुम मज़ीद परेशान होगी बल्कि शहला की परेशानियों में भी इजाफ़ा करोगी। अम्मी, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं जिससे मुझे तकलीफ़ हो? सलमा ने ज़िच होकर कहा। मैं बेकार की बातें नहीं कर रही हूँ, तुम शहला की बातें याद करो। उसने बताया था कि सौतेली माँ को हमेशा से यही मालूम है कि शहला की माँ इंतकाल कर गई और उसकी गरीब ननिहाल लाहौर में रहती है, जिन्होंने अपनी गुर्बत के बायस उससे आज तक राब्ता नहीं किया। अब तुम उसकी माँ बनकर कराची में जाओगी तो सौतेली माँ को उससे ख्वामखा अदावत होगी, और रज़ी कौन सा तुमको देखकर खुश होगा? अम्मी, मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए कराची जा रही हूँ और ज़रूर जाऊँगी। अगर तुम गई तो परेशान हो जाओगी, माँ ने दहलाया। तो आपका क्या ख्याल है? शहला के जाने के बाद मैं सुकून से हूँ? वो मुझे पल पल याद आ रही है। तुम्हें उसकी कौन सी आदत थी? 25 साल के बाद अपनी बेटी देखी तो फिल्मी माओं की तरह तड़प उठी। आप कुछ भी कहें, मगर अब उसके बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो लगता है वो जाते हुए मेरा चैन और सुकून भी अपने साथ ले गई है। फिर तो तुम्हें उसके पास हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। नहीं अम्मी, मैं ज़रूर जाऊँगी। तुम फ़ोन करके पहले उससे पूछ तो लो, क्या पता वो तुम्हें खुद ही मना कर दे कि वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। कैसे पैर पटकती हुई तो वो वापस गई थी। अब उनकी माँ दूसरी डगर पर चल रही थी कि वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि सलमा बेगम अपनी बेटी शहला से किसी किस्म का भी कोई राब्ता रखें। ठीक है, मैं अभी फ़ोन करती हूँ शहला को। उन्होंने मोबाइल निकालकर उस पर शहला का नंबर पुश किया। अस्सलामुअलैकुम। शहला की आवाज़ सुनकर उनको अजीब तमानियत सी महसूस हुई। शहला बेटा, ठीक तो हो ना? उन्होंने धड़कते दिल से पूछा। जी अम्मी। कराची जाकर मुझे याद किया तुमने? जी अम्मी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बेहद याद कर रही हूँ। जी अम्मी। तुम्हें अपने बहन भाई याद आ रहे हैं? जी अम्मी। शहला, क्या तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो जो मुझसे बात भी नहीं कर रही हो? क्या मैं वाकई बहुत बुरी माँ हूँ? सलमा बेगम बेइख्तियार होते हुए बोली। अम्मी, आप ठीक तो हैं ना? मैं भला आपसे क्यों नाराज़ होने लगी? शहला बौखला कर बोली।
پھر تم نے مجھے کراچی جا کر فون کیوں نہیں کیا تھا؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ واقعی یہ میری غلطی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے، وہ دکھی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شہلا میرا بس نہیں چل رہا کہ فوراً تمہارے پاس آ جاؤں۔ امی مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف رہتی ہیں، آپ کے لیے کراچی آنا واقعی مشکل ہوگا۔ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہوگا میری بچی، میں تم سے ملنے کراچی ضرور آؤں گی اور بہت جلد آؤں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا اور شہلا بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سچ کہہ رہی ہوں امی عاتکہ کی میں نے بہت تعریفیں سنی ہیں، آپ بھی اسے ایک نظر دیکھیں گی تو آپ کو بھی بے حد پسند آئے گی، سبین نے اماں سے کہا۔ تم جا کر دیکھ لو، بس کافی ہے، میں کہاں جاتی پھروں گی۔ اللہ کا شکر ہے اب آپ کی طبیعت بہت بہتر ہے اور آخری فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ میری سہیلی تو اس کی اتنی تعریف کر رہی ہے کہ بتا نہیں سکتی آپ کو۔ بیٹا کسی کی لڑکی کو ہم پسند بھی کر لیں تو کیا فائدہ؟ تمہارا بھائی تو شادی کرنے سے ہی متنفر ہو چکا ہے۔ بھائی کی نا کو آپ چھوڑیے، جب وہ عاتکہ کو دیکھیں گے تو ان کی نا فوراً ہاں ہاں میں تبدیل ہو جائے گی۔ سبین نے کچھ اس انداز میں کہا کہ اماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دمکنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، مگر لڑکی والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم لڑکی دیکھنے آئے ہیں۔ مجھے اس طرح سے کسی کی لڑکی دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ اماں میں نے اپنی دوست سے بھی یہی بات کہہ دی ہے، وہ لڑکی ان کے سسرال میں سے ہے، وہ بے حد تعریفیں کر رہی تھی، کل شام کو چل کر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، مگر سرمد کو سمجھانا اور اس کو شادی کے لیے راضی کرنا تمہارا ہی کام ہوگا۔ امی آپ اس کی پرواہ مت کیجیے، عاتکہ کو دیکھ کر وہ سہانی کو بھول جائیں گے۔ اگلے دن شام کو وہ سبین کے ساتھ عاتکہ کے گھر پہنچی۔ متوسط گھرانہ تھا مگر ان کا ڈرائنگ روم ایسا سجا ہوا تھا کہ طبقہ عمرہ کے ڈرائنگ رومز پر حاوی تھا۔ قیمتی ڈیکوریشن کی چیزیں جگمگا رہی تھی۔ گھر کے سب لوگ آ کے بیٹھ گئے تھے مگر لڑکی کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ وہ خواتین جو بیٹھی باتیں کر رہی تھی انہیں بھی بخوبی یہ بات معلوم تھی کہ سبین اور اماں عاتکہ کو دیکھنے آئی ہیں۔ ہماری عاتکہ کے ہاتھ میں بے حد ذائقہ ہے، بڑے ابا تو اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک عاتکہ اپنے ہاتھ سے نہ ڈالے۔ اس کی کڑھائی اتنی نفیس ہے کہ مشین کی کڑھائی کو مات کرتی ہے۔ آپ صوفوں کے کشن دیکھیے، یہ سب عاتکہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں۔ سبین نے مشینی کڑھائی کے کشن دیکھے اور خواتین کی دروغ بیانی پر اسے ہنسی آئی۔ یہ سینری دیکھ رہی ہیں؟ عاتکہ کی بڑی بہن نے دیوار سے لگی ہوئی وسیع ترین لینڈسکیپ کی طرف اشارہ کیا جس نے پوری شمالی دیوار پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ایسی تصاویر مایہ ناز مصوروں کی نمائشوں میں اکثر سبین نے دیکھی تھی۔ اچھا، کیا آپ کی بیٹی آرٹسٹ بھی ہے؟ سبین نے شوق سے پوچھا۔ نہیں، آرٹسٹ تو نہیں ہے، بس اسے تھوڑا بہت شوق ہے۔ فارغ اوقات میں ایسے ہی آڑے ترچھے برش مار لیتی ہے، بس ذرا تھوڑا بہت وقت ملے تو وہ رنگوں سے بھی کھیل لیتی ہے، ان کی اماں کہکہا لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر یہ پینٹنگ تو بڑی ماہرانہ انداز میں بنائی گئی ہے اور کتنا باریک کام بھی اس میں نظر آ رہا ہے۔ ارے یہ شمعدان دیکھیے، یہ موسم کا گلدان ہماری عاتکہ نے بنایا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت خوبصورت ہے، سبین مرعوب سی ہو گئی۔ اس نے ٹی وی کے اکثر پروگرامز میں لڑکیوں کو موم کی چیزیں بناتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کا یہی خیال تھا کہ عاتکہ نے بھی یہ شوق اپنایا ہوگا۔ یہ ستاروں اور دبکے کا کام دیکھ رہی ہیں آپ؟ عاتکہ کی چھوٹی بہن نے اپنے دوپٹے کا پلو نچایا۔ جی یہ بہت خوبصورت ہے، سبین نے مسکرا کر کہا۔ تعریف کروانے کا یہ انداز اسے واقعی عجیب سا لگا تھا۔ یہ بھی ہماری عاتکہ نے بنایا ہے، وہ فخر سے بولی۔ ارے واقعی، سبین کی سانس تو اتھل پتھل سی ہونے لگی۔ وہ تو ایک گھریلو سی لڑکی کو دیکھنے آئی تھی جو گھر کے نوکروں کے کام پر نظر رکھے اور اپنے شوہر اور ساس کا خیال رکھے، مگر وہ تو شاید آل راؤنڈر نظر آ رہی تھی۔ ادھر دیکھیے کہ چھوٹا انابی قالین، عاتکہ کی بھاوج نے بھاری لہجے سے کہا۔ یہ بھی عاتکہ نے بنایا ہوگا، اماں اس زمن میں پہلی مرتبہ بولی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اب وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کے گھر کی ہر چیز عاتکہ نے ہی بنائی ہے نا؟ اماں کو ہنسی آ رہی تھی۔ سبین بیٹا گھر چلو، اماں نے سب کی نظر بچا کر سبین سے آہستگی سے کہا۔ مگر ابھی تک آپ نے عاتکہ کو دیکھا تک نہیں؟ بیٹا بس اب اس گھر کی چھت اور دیواریں رہ گئی ہیں جو عاتکہ نے نہیں بنائی۔ اگر ہم کچھ دیر اور بیٹھ گئے تو یہ مکان بھی عاتکہ نے بنایا ہوگا۔ اماں اتنی سلیقہ مند لڑکی تو قسمت والوں کو ملا کرتی ہے اور آپ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی۔ مجھے ان لوگوں کے جھوٹ سے وحشت ہو رہی ہے۔ جو لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنے کے عادی ہوں وہ تو بڑے معاملات میں نہ جانے کیا کچھ بولتے ہوں گے۔ یہ بات آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں؟ میں بہت زیادہ نہیں مگر میٹرک تک تو پڑھی ہوئی ہوں۔ گلدان کے سائز پر چھوٹی سی چٹ پر میری نظر ہے۔
वो मुझसे छुपी नहीं रह सकी जिसमें मेड इन ताइवान लिखा हुआ है। इसी तरह सीनरी के कोने में नामवर मुसव्विर गुल जी का नाम नुमाया नजर आ रहा है। हो सकता है उनके ये झूठ कहीं चल भी गए हों, मगर मैं तो इन बातों से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुई। अम्मा प्लीज़ थोड़ी देर और बैठ जाए, मैं उसका दीदार करना चाहती हूँ। मगर ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं होगा कि हमारे रुकने से वो गलत फहमी में मुब्तला होंगे। ठीक है अम्मा, सबीन ने कहा, और उसी लम्हे आतिका की 2 सहेलियां आतिका को थामे अंदर लेकर आईं। गुलाबी कामदार सूट में आतिका इस तरह चल रही थी जैसे वो कोई दुल्हन हो। बड़ा सा घूंघट उसने निकाल रखा था। आतिका को सबीन और अम्मा के मुकाबिल बिठा दिया गया। उसने झुककर अम्मा को सलाम किया। अम्मा ने उसके सर पर हाथ फेर कर दुआएं दी। फिर बड़ी बहन ने उसका घूंघट उठा दिया। सबीन और अम्मा ये देखकर मजीद हैरान रह गई कि उसने जेवरात के कई सेट पहन रखे थे और झूमर टीका लगाए लाइट से मेकअप में वो बिल्कुल दुल्हन लग रही थी। सबीन और अम्मा को सरतापा हैरान देखकर आतिका की माँ ने कहा, यह हमारे यहाँ का रिवाज है, जो भी हमारे यहाँ लड़की देखने की नीयत से आता है उसे हम पहले ही दिखा देते हैं कि हम अपनी बेटी को 25 तोला सोना दे रहे हैं। ये तो आप ठीक नहीं कर रही। इस तरह बच्ची को सजा संवार कर बार बार दिखाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये हमारे यहाँ रिवाज है तो क्या कर सकते हैं, और पहले ही इसे दिखा देते हैं कि हम खाली खुली लड़की नहीं देते, खूब जहेज देते हैं और पहनावनी तो इतनी शानदार होती है कि हर लड़की के ससुराल वाले हमसे खुश रहें। सबीन ने देखा इंतहाई कम उम्र और लागर सी लड़की बेदिली से सबको देख रही थी। आपने मैट्रिक कर लिया? सबीन ने बेसाख्ता उससे पूछा। इसी साल किया है। माफ़ कीजिएगा, आपकी बच्ची बहुत छोटी सी है और हमें कम से कम ग्रेजुएट लड़की चाहिए। अम्मा ने सबीन को उठने का इशारा करते हुए कहा। अजीब सी बात कह रही हैं आप। आजकल सबको कम उम्र बहुएं चाहिए, मगर मुझे इतनी कम उम्र बच्ची नहीं चाहिए जो 16-17 साल की हो और देखने में 12-13 साल की बच्ची लगे। ये तो मज़ीद अच्छी बात है कि हमारी बच्ची हमेशा छोटी सी लगेगी। बहन, मेरा बेटा 32 साल का है और मैं उसके लिए 24 साल तक की लड़की देखूंगी। इतनी कम उम्र बच्ची तो अपना ख्याल नहीं रख सकती, तो वो अपने शोहर को किस तरह संभालेगी। मगर यह भी तो देखिए कि हम जहेज कितना देते हैं, और जब हमें इस बात पर एतराज़ ही नहीं कि लड़के की उम्र ज़्यादा है, वो जब किसी कंपनी में 2.5 लाख कमाएगा तो कम उम्र तो नहीं होगा ना। माँ और बहनें एक साथ बोलीं। इससे यह एहसास हुआ कि उनके घराने की माली हालत का उन्हें काफ़ी कुछ पहले से ही बता दिया गया था। ये जेवरात भी शायद उन्हें रिझाने के लिए पहनाए गए थे। सलीका बंदी की मिसालें भी शायद उन्होंने पहले से घड़ ली थी, या इस रिश्ते को काबू करने के लिए उन सब ने खासा होमवर्क किया था। उन सबको बाहम एक ही बात करते देखकर अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, बेहद प्यारी भी है। हम अपने बेटे से मशवरा करके आपको बता देंगे। आप चाहें तो अपने बेटे को दिखा सकती हैं। हमारे यहाँ ये बात बुरी नहीं समझी जाती। शादी से पहले एक दूसरे को देख लिया जाए। आपकी इस बात पर भी हम यकीनन गौर करेंगे, अम्मा ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा। उफ, इतनी छोटी लड़की दिखा दी हमें। वापसी पर सबीन बुरा सा मुंह बनाते हुए कह रही थी। तुम्हारी सहेली को क्या ये पता नहीं था इसके बारे में? अम्मा ने पूछा। पता तो होना चाहिए कि मैंने उसे हर बात साफ साफ बता दी थी। सबीन को भी खासा अजीब सा लगा था। बाद में जब सहेली से पूछा तो उसने बताया कि वो उसकी कज़न है। उम्र तो उसकी 25 साल है, मगर उसने मैट्रिक के बाद पढ़ना छोड़ दिया था। शक्ल से उसकी उम्र लगती ही नहीं है। मगर तुम्हारे रिश्तेदारों को इस कदर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? एक के बाद एक झूठ कि सुन सुनकर वहशत सी हो। लोगों से सच कहो तो तब कौन सा वो खुश होते हैं। हमारी खाला ने अपनी 8 बेटियों की शादियां इसी तरह की हैं कि लालची लोगों की कोई कमी थोड़ी होती है। तो तुमने मुझे भी लालची समझ लिया था। अब सबीन को गुस्सा आ रहा था। मैंने खाला को बताया था कि ये लोग दूसरे मिजाज के हैं, साफ बात कहने वाले और साफ बात सुनने वाले। मगर मेरी खाला ने यह कहा कि मैंने आज तक ऐसे लोग नहीं देखे जो जहेज लेकर खुश ना होते हों। ऐसी बात तो ना कहो। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें कोई जहेज वगैरह नहीं चाहिए। सबीन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैंने भी ये बात खाला से कही थी, मगर वो कह रही थी कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें और ज़्यादा चाहिए होता है, बल्कि वो कैश के भी ख्वाहिशमंद होते हैं। उफ़, कैसी कैसी मंतक घड़ती हैं तुम्हारी खाला। सबीन को गुस्सा आते आते हंसी आ गई। हमारी खाला पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझी जाती हैं, सहेली ने मुस्कुराकर बताया तो सबीन भी मुस्कुराने लगी। ये देखो जेवर और ये चंद सूट बुटीक के हैं, बाकी तुम दोनों अपनी पसंद से ले लो, सादका बेगम ने एक शब आमिर से कहा जब वो बाहर से आने के बाद खासे खुशगवार मूड में बैठा हुआ था। अम्मी, मैं आपकी बात समझा नहीं। इन कपड़ों और जेवरों का मैं क्या करूं?
शोबिस से मेरा ताल्लुक है नहीं, जो बालियां और कड़े मैं खुद इस्तेमाल करूँ। वह मुस्कुरा कर बोला, बेटा ये चीज़ें सुहानी के लिए हैं, सुहानी की चीज़ों का आपको क्या वास्ता? वो तुर्श लहजे में बोला और माँ का दिल यकदम धक से रह गया। आज उनके बेटे ने उनसे क्या कह दिया था कि उनका उसकी होने वाली बीवी की चीज़ों से किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है। बेटा मैं तो पहले ही तुमसे कह रही हूँ कि तुम दोनों अपनी पसंद से जो दिल चाहे खरीद लो। मैं तो पुराने ज़माने की औरत हूँ, मेरी पसंद यकीनन सुहानी और तुम्हें वाकई पसंद नहीं आएगी। सादका बेगम ने जुमले अपने आंसू पीते हुए बमुश्किल अदा किए थे। अम्मी मैं सुहानी के लिए शॉपिंग क्यों करूँगा? वो बेएतनाई से बोला। चलो वो खुद करे, बात तो एक ही है। क्या हो गया है अम्मी आपको? आप सुहानी सुहानी की रट क्यों लगाए हुए हैं? बेटा तुम्हारी शादी तो होनी ही है ना, तो मैं तुम्हारी पसंद से ही करूँगी और अब ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। तो क्या आपने मेरे लिए अच्छी सी लड़की देख ली? वो मुस्कुराते हुए बोला। लड़की तो देखी दिखाई है, अब तुम ये बताओ कि उनके घर मुझे कब जाना होगा? वो लबों पर मुस्कुराहट लिए बेटे से पूछ रही थी। नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, आमिर ने कहा। तुम्हें शादी कहीं ना कहीं तो करनी ही है, तो अपनी पसंद से कर लो, माँ ने बेटे से कहा। आपसे किसने कह दिया कि मैं अब भी सुहानी को पसंद करता हूँ? तो फिर रोज़ उसके पास जाना, उसको तहाइफ देना, उसके साथ वक्त गुजारना, ये सब क्या था? अम्मी जब मैं बीमार हुआ था तो सुहानी ने भी तो मेरा ख्याल रखा था, घड़ी का बेशकीमत तोहफा तक दिया था। एक दोस्त की हैसियत से मुझे ये सब उसे लौटाना भी तो था ना। जैसा सलूक उसने मेरे साथ किया, ऐसा ही सलूक मैंने भी उसके साथ किया। क्या वो मुझे पागल समझती थी कि जब दिल चाहे ठोकर मारो और जब दिल चाहे गले से लगा लो? नहीं अम्मी नहीं, मैं सुहानी से किसी सूरत में शादी नहीं कर सकता। वो तुमसे मोहब्बत करती है, ये तो सोच लो। वो किसी से मोहब्बत नहीं करती। आसाइशात की आधी लड़कियां इनके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मगर वो तो ये समझ रही है कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। वो अगर ऐसा समझ रही है तो गलत समझ रही है। बेटा उसके घर में तो सब यही समझ रहे हैं कि तुम दोनों शादी करने वाले हो, सादका बेगम ने अपने बेटे से कहा। अम्मी अब अगर लोग खामखा ऐसा सोच रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो सुहानी से एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आमिर ने तुर्श लहजे में कहा और कंधे उचकाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कभी कभी किसी को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रहमान साहब बरसों पुराने रजी साहब के दोस्त थे। उनके घर में इस तरह आना जाना था जैसे कोई करीबी अजीज़ घर में आता हो। रहमान साहब ने आज खुद रजी साहब से कहा था वो शहला बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लाना चाह रहे हैं। रजी साहब ने बातों ही बातों में उन्हें बता दिया था कि शहला मेरी सबसे बड़ी बेटी है और वो बेहद सीधी और प्यारी बच्ची है, इसलिए मैं उसके लिए जब भी किसी लड़के का इंतखाब करूँगा तो ये ज़रूर देखूँगा कि वो और उसकी फैमिली के लोग भी नेक, शरीफ और सादगी पसंद हो, किसी किस्म का कोई छल फरेब उनमें मौजूद ना हो। फुरकान का घराना ऐसा ही आइडियल है, आप उसके घर वालों से मिलकर यकीनन खुश होंगे और आज ऐसा हो गया। रजी साहब के दोस्त के तवस्सुत से चंद खवातीन शहला को देखने आई थीं। उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से तो ज़रूर था, मगर वो इस कदर लालची लग रही थी कि यूँ लगता था जैसे पैसा उनके घराने का सबसे बड़ा मसला हो। उन्होंने शहला को देखते ही पसंद कर लिया था और फ़ौरन ही ये कह दिया था कि हमारे भाई की एक ख्वाहिश है कि इसकी बीवी कमाती हो। शैला स्कूल में तो पढ़ा रही है, मगर शादी के बाद वो जॉब नहीं करेगी, अम्मी ने कुछ सोचकर कहा था। क्यों भाई, ये क्या बात हुई भला? आप लोग तो अपनी बेटी की कमाई खूब आराम से हड़प कर लें और जिससे उसकी शादी हो वो उससे महरूम रहे। बेटी अगर कमाती है तो उसका पैसा वालिदैन थोड़ी हड़प कर जाते हैं, उसका जहेज़ भी तो जमा करते हैं। अम्मी उनकी बातों के जवाब बड़ी बुर्दबारी से दे रही थी। बेटी को जहेज़ देना उसके वालिदैन का काम होता है, लड़कियाँ अपना जहेज़ खुद जमा नहीं करती हैं। लड़के की माँ ने ताक के जवाब ऐसा मारा था जैसे जूता मार रही हो। बहन ये तो बाद की बातें हैं, अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि आपके बेटे का रिश्ता कबूल भी करेंगे या नहीं। अरे वाह, हमारा वाजिद लाखों में एक है, 15,000 तनख्वाह है, शक्ल सूरत का अच्छा है, रहने को घर है, आने जाने को बाइक है, और क्या चाहिए? वाजिद की बड़ी बहन ने चहक कर कहा। शैला को उनकी बातें सुनकर दिल में हंसी आ रही थी और वो सोच रही थी लड़ने को घर में बहनें भी मौजूद हैं, मुकम्मल फैमिली है। मैं रजी साहब से मशवरा करके आपको जवाब दूंगी, खाली चाय से उनकी मदारत करने के बाद अम्मी ने कहा। मिसिस रजी आपकी बातें सुनकर तो मुझे हैरत हो रही है, वाजिद की अम्मा ने तमस्खरा मेज़ लहजे में कहा। मैंने आपसे ऐसी क्या बात कह दी जो आप यूँ हैरत ज़दा हैं? आपके शोहर ने अपने दोस्त रहमान साहब से कहा था वाजिद अच्छा लड़का है, उसको मैं अरसे से जानता हूँ, दफ्तर में उसकी अच्छी शोहरत है, नेक और मुअद्दिब भी, आपके उनकी फैमिली से अच्छे ताल्लुकात हैं। आप उनसे कहें ना कि वो मेरी बेटी शहला को देख लें।
आखिर वाजिद कहीं ना कहीं तो शादी करेगा ही। अगर शहला से हो जाए तो मेरी खुशकिस्मती होगी। शहला उनकी बातें सुनकर पसीने पसीने हो गई। उसे ये बात सुनकर बखूबी मालूम हो गया कि उसके वालिद इस तरह गुफ्तगू करने के आदी नहीं थे। हो सकता है रहमान साहब ने पापा की बात आगे गलत तरीके से बढ़ाई हो, मगर रहमान साहब का उनके घराने में काफ़ी अरसे से आना जाना था। वो इंतहाई महज़िब और शाइस्ता मिजाज के हामिल शख्स थे। शहला को यकीन नहीं आ रहा था कि वो पापा की बात को इस अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। शहला ने बेहद दुखी चेहरे के साथ माँ को देखा, जैसे कह रही हो, मेरे पापा इस अंदाज में बात नहीं कर सकते। उसके एहसासात माँ ने भी जैसे भांप लिया और फ़ौरन बोली, आपको गलत फहमी हुई है। लड़की के लिए अच्छे रिश्तों के लिए दोस्त बाप से ज़रूर कहा जाता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि किसी भी रिश्ते को बिला ठोंक बजाय फ़ौरन कबूल कर लिया जाता है। बात का मतलब तो बहरहाल वही था, कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ लो, मगर बात तो एक ही होती है ना। उनके इस जुमले से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कली का फुंदना बनाने वाली खातून है और कोई बात भी गोटा चंपा टाँके बगैर करने की आदी नहीं। चंद लम्हे पहले शैला उनकी बातें सुनकर मारे तासुफ के शर्मिंदा हो गई थी। अब अपने आप को खासा बेहतर महसूस कर रही थी। हाँ तो फिर हम कब आए रस्म करने के लिए, वो उठते हुए पूछ रही थी। मैं 1 हफ्ते तक आपको अपना जवाब दूंगी। ए भी मीठा मीठा जवाब देना, वो हंसते हुए बोली। इनके पापा से मशवरे के बाद जवाब दिया जाएगा। आज अम्मी की बातें शैला को बड़ी सूझ समझ वाली लग रही थी। रज़ी साहब का जवाब हमें पहले ही से मालूम है। उन्होंने गिरेबान में से रुमाल निकाला और उसकी गांठें खोलकर उसमें से मुड़ा तोड़ा 500 का नोट निकाल कर शैला के हाथ पर रख दिया और बोली, लो भैया, आज से शैला हमारी हुई। अरे उठकर सलाम तो करो भाई। शैला को यूं लगा जैसे उसको खरीदने का बयाना दिया जा रहा हो। नहीं बहन, हमारे यहाँ ये रस्म नहीं होती। अम्मी ने तेज़ी से वो नोट उसके कांपते हुए हाथ से उठाकर उनके हाथ पर धर दिया। ऐ लो, क्यों नहीं होती? तुम्हारे बुलाने से तो हम आए हैं। ये तो खैर अलग बात है कि तुम लोगों ने हमारी खातिरदारी की और ना ही इज्जत की। इसके बावजूद हम तुम्हारी लड़की ले जाना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बेटी हमारे लिए बोझ हरगिज़ नहीं है। ऐसा तो ना कहो, बादशाहों की बेटियां भी बोझ होती हैं। जब तक वो उनके फ़र्ज से फारिग ना हो उन्हें तमानियत हासिल नहीं होती। मैंने कहा है ना कि हम अपने मशवरे से आपको ज़रूर आगाह करेंगे। ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी, मगर हमें यकीन है कि शैला हमारी ही होगी। वो शैला के सर पर हाथ फेरते हुए बाहर निकल गई और शैला ने उनके जाने के बाद सुकून का सांस लेकर आंखें मूंद लीं। आमिर ने साफ कह दिया है वो किसी सूरत सुहानी से शादी नहीं करेगा। अम्मी ने तो अपने हिसाब से शादी की तैयारियां करना शुरू कर दी थी, मगर वो तो सुहानी से शादी ही नहीं करना चाहता। नादिया ने माँ का फ़ोन सुनने के बाद बड़ी मुश्किल से सिकंदर को बताया। ये गलत फहमी है तुम्हारी माँ की, सिकंदर ने बेतवज्जही से नादिया की बात सुनकर कहा। तब नादिया खामोश हो गई थी और जब यही बात सिकंदर ने सुहानी से अजराह मजाक कही तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये इस साल का सबसे बड़ा झूठ होगा जो आमिर के हवाले से ये खबर उड़ाई गई है। तुम डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती आमिर से? यूँ भी अब तुम्हें शादी करने में देर नहीं करनी चाहिए। आप इस मामले में कतई फ़िक्र ना करें, मैं बहुत जल्द अपना प्रोग्राम सेट करके आपको बता दूंगी। ठीक है, सिकंदर मुतमईन होकर बाहर निकल गया। सुहानी ने आमिर को फ़ोन किया तो वो नींद में था। आज का क्या प्रोग्राम है? आज तो मैं घर में सोना बना रहा हूँ, बिस्तर से उठने को दिल ही नहीं चाह रहा। कहीं तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं है? उसके लहजे में परेशानी घुली हुई थी। जिसकी सुहानी दोस्त हो उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है? हाँ ये तो है, मुझे तुम्हारी एक एक पल की फ़िक्र लगी रहती है। अगर इजाज़त हो तो कंबल तान कर फिर सो जाऊँ? हाँ सो जाओ। अगले दिन फ़ोन किया तो वो ऑफिस के काम से दुबई जा चुका था और अपना मोबाइल भी साथ लेकर नहीं गया था। आंटी, आमिर कब तक आएगा? सुहानी परेशान से लहजे में सादका बेगम से पूछ रही थी। मुझे तो उसके जाने का प्रोग्राम भी उस वक्त पता चला जब वो एयरपोर्ट जा रहा था। वहाँ से वो कब आएगा इस बारे में वही बता सकता है। फिर यूँ हुआ कि 15 दिन के बाद आने के बावजूद उसने सुहानी से कोई राब्ता नहीं किया। एक सुबह वो उसके घर पहुँच गई और आमिर को खरी खरी सुना डाली। वो ऑफिस जाने को तैयार खड़ा था। क्या तुम समझते नहीं हो तुम्हारी वजह से मैं कितनी परेशान हो रही हूँ? प्लीज़ मेरी परेशानियों से दूर रहो, सिर्फ अपने आप को देखो। क्या हो गया है आमिर तुम्हें? तुम तो मेरे बिना एक शाम भी रहना पसंद नहीं करते थे। सुहानी, अल्लाह का शुक्र है कि अब तुम ठीक ठाक हो, ज़िंदगी की दिलचस्पियों में पहले की तरह हिस्सा ले रही हो। मैं यकीनन तुम्हारा दोस्त हूँ, मगर मैं आजकल अपने बिजनेस को देख रहा हूँ। पिछले दिनों मुझे खासा खसारा हुआ है। अब आइंदा तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। पहले शादी कर लो, फिर बिजनेस के झमेलों से भी उलझते रहना।
मेरे पास शादी करने का टाइम अभी 2-3 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं है। ख्वामखा किसी बेचारी लड़की को शादी करके अपने घर में डाल दूं और वो बोर होती रहे। आमिर, मैं बिल्कुल बोर नहीं होंगी, ये मैं तुमसे कह रही हूँ, उसके बाल बिगाड़ते हुए बोली। मेरा ख्याल है अब तुम भी मेरी माँ और बहन की तरह नाराज़ हो जाओगी कि मैं शादी क्यों नहीं कर रहा। जाहिर है फिर मुझे ऐसा ही करना होगा। मैं दोबारा टोरंटो जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है जब मैं आऊँगा उस वक्त तुम अपने घर और अपने बच्चों में इतनी खुशबाश होगी कि शायद अपने इस पुराने दोस्त से मिलने भी नहीं आओगी। आमिर, तुम मेरे बारे में कैसा गलत सलत सोच रहे हो। नहीं सुहानी, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। ऐसा सब तुम्हें नादिया भाभी ने सिखाया होगा। क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं किसी के सिखाने में आने वाला हूँ? मैं अपने फैसले खुद करता हूँ। तुम तो मेरे बिन रह नहीं सकते थे। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तुम बीमार थी और मेरा ये फ़र्ज़ था तुम्हारा ख्याल रखना। आखिर तुमने भी तो मेरा ख्याल रखा था ना। अच्छा, वो कर्ज लौटाया है तुमने? वो तमस्कर से हंसी। नहीं, मैं किसी के किए पर मिट्टी डालने का आदी नहीं हूँ, इसलिए लफ्ज़ कर्ज इस्तेमाल नहीं करूँगा। मगर बात तो यही नज़र आ रही है ना। अब तुम जो भी समझो। इसका मतलब यही हुआ कि तुमने मुझसे इसलिए शादी नहीं की क्योंकि मैं डाइवोर्सी थी। मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलवक्त तो मैं किसी कंवारी से भी शादी नहीं कर रहा। मैं समझ गई हूँ, तुम मुझसे भाग रहे हो। सुहानी, ये बात नहीं है। फिर तुम्हारा दिल किसी और पर आ गया होगा। आजकल लड़के खूब से खूबतर की तलाश में जो रहते हैं। वो तंज भरे लहजे में बोली। इस वक्त तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इसलिए ये बातें फिर कभी करना। ये कहकर वो पोर्च में खड़ी सुहानी को हैरत ज़दा छोड़कर गाड़ी निकाल कर ले गया। आजकल लोगों को सूखी मोहब्बत करनी बहुत आ गई है। शहला स्कूल से घर आई तो उसकी माँ ने उससे कहा। मैं मतलब नहीं समझी, वो उलझते हुए बोली। आज तुम अपना मोबाइल घर पर भूल गई थी। तुम्हारी किसी सलमा आंटी का कोई 15 मरतबा फ़ोन आया था। क्या कह रही थी? वो बदहवास सी होकर बोली। यही कि वो तुमको बहुत याद कर रही हैं। आपने क्या कहा? उसने सैंडल उतारते हुए सर झुकाते हुए पूछा। भी इससे पहले तुम्हारी मोहब्बत कहाँ थी? दुनिया की खालाएं अपनी भांजियों पर जान छिड़का करती हैं, और तुम कैसी खाला हो कि कभी अपनी भांजी की मोहब्बत 2 पैसे की भी नहीं आई। आपकी बातें सुनकर उन्होंने कुछ कहा। वो हनूस सर झुकाए बैठी थी। कहने को रखा ही क्या था, बोलती बंद हो गई और लगी गहरी गहरी सांसें लेने। तब मैंने भी मजीद तबीयत साफ करते हुए कहा कि दुनिया के नन्यान वाले अपनी बहन बेटी के बच्चों पर अपनी जान माल सब निछावर कर दिया करते हैं, चाहे वो कितने ही गरीब क्यों ना हो। मगर आप लोग तो फ़कीरों से भी बदतर निकले कि कभी शैला को पूछा ही नहीं। आप ठीक कहती हैं। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। शैला कुछ नहीं बोली। हाँ, उसके खामोश आंसू चुपके चुपके उसके पैरों पर ज़रूर गिरते रहे। ये अम्मी भी खूब हैं, पल में तोला पल में माशा। कभी इतनी अच्छी हो जाती हैं कि वो सारी महरूमियों को भूल जाती हैं, और कभी ऐसी कि ज़ख्मों के खुरंट तक नोच दिया करती हैं। मेरी माँ या मेरी खाला से इनको इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अगर आमिर की यह अकड़ है कि वो सुहाने से शादी नहीं करेगा तो नादिया को भी उसके घर बिठा दो। ये कैसे हो सकता है कि नादिया तो हमारे घर में राज करे और सुहानी उसके भाई की याद में बैठकर आंसू बहाए। मैं अपनी बेटी को गमज़दा देख सकती हूँ और न ही उसकी आंखों में आंसू। शादाब बेगम ने अपने बेटे सिकंदर से इंतहाई दुरुस्त लहजे में कहा। मगर मम्मी, ऐसे क्यों हो सकता है? मेरी कोई वट्टे सट्टे की शादी तो नहीं थी। सिकंदर माँ की बात सुनकर बौखला कर रह गया। नहीं थी तो अब समझ लो। क्या तुम अपनी इकलौती बहन को रोता सिसकता देख सकते हो? मम्मी, आप तो बिला वजह परेशान हो रही हैं। ज़रूरी तो नहीं कि सुहानी की शादी आमिर से ही हो। अच्छे लड़कों की कोई कमी तो नहीं है। मुझे तो ज़फ़र भी अच्छा लगता था। मिडिल क्लास लोग ज़रूर हैं, मगर अच्छे हैं, और ज़फ़र तो बेहद नाइस लड़का है। मैं सोच रहा हूँ कि कल उनके घर जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उनके घर जाने की। उस कमीने की भी मंगनी अपनी कज़न महानूर से हो गई है और अनकरीब शादी होने वाली है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। कमाल है, ख़ानदान के लोगों के यहाँ की न्यूज़ भी पता नहीं चला करती। ज़फ़र की माँ एक पहुँची हुई औरत है। उसके बेटे को तो मैं कभी अपनी बेटी ना देती। तुमसे जो मैंने कहा तुम उस नहज पर सोचो और नादिया पर जोर डालो। अजीज़ साहब, जो काफ़ी देर से टेरेस पर टहलते हुए माँ बेटे की बातें सुन रहे थे, लाउंज में आते हुए बोले। शादाब बेगम, तुम अगर अब भी होश में ना आई तो कभी भी नहीं आ सकोगी। अब वो दौर नहीं रहा है कि लड़की वालों को मजबूर किया जाए, उनकी लड़की को सताकर अपना मकसद पूरा किया जाए। अगर आमिर ने सुहानी से शादी करने से इनकार कर दिया है तो उसने सही फैसला किया है। सिवाय खूबसूरती की इसमें ऐसी कौन सी खूबी है जिसे लोग पसंद करेंगे? अजीज़ साहब की बात सुनकर शादाब बेगम के तो पतंगे से लग गए और वो गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ बोली।
عزیز احمد، تم کیسے باپ ہو جو اپنی بیٹی کی برائیاں خود بیان کرتے پھر رہے ہو؟ میں نے تو آج تک کوئی باپ ایسا نہیں دیکھا جو کہہ رہا ہو کہ میری بیٹی اس قابل نہیں تھی اس لیے اس کا رشتہ نہیں آیا۔ میں تمہاری طرح جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی غلط بات کرنے کا عادی ہوں، اس لیے جو سچ ہے وہی کہوں گا، چاہے تمہیں برا لگے یا اچھا۔ عامر ویسے تو خوب سہانی کے پاس آ رہا تھا، اسے اس کے بغیر کسی پل چین نہیں پڑ رہا تھا، مگر جب بات شادی کی ہوئی تو صاف مکر گیا۔ تو تم اس کے سر پر بندوق رکھ کے شادی کرواؤ گی؟ بندوق رکھ کے نہ صحیح، مگر اس کو یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ ہم کوئی پاگل نہیں ہیں جو اس کی بہن کو یہاں خوامخواہ کا آرام دے۔ نادیہ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، تم اس بیچاری کو خوامخواہ کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ عزیز احمد نے تیوری تان کر بیوی سے کہا۔ آپ کو کیا پتا، اس معاملے میں اصل حرافہ تو آپ کی یہ گھنی نادیہ ہی ہے۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر عامر کو اپنے قابو میں کرایا اور وہ ماں بہن کی باتوں میں آ گیا، ورنہ تو اس نے 1.5 لاکھ کی تو صرف گھڑی دی تھی سہانی کو۔ اب ایسے قیمتی تحائف کوئی بلا وجہ تھوڑی نہ کسی کو دیا کرتا ہے۔ شاداب بیگم، تم ایک بات بتاؤ، تمہارا بیٹا تمہاری غلط بات مان سکتا ہے؟ نہیں مانے گا نا؟ تم اس سے لاکھ کہہ دو کہ نادیہ کو اس کے گھر جا کر بٹھا دے، وہ ہرگز ایسا کام نہیں کرے گا، تو پھر تم عامر پر کیوں کوئی بہتان باندھ رہی ہو؟ نہیں پاپا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، سکندر ماں کے چہرے پر بہتے آنسو دیکھ کر بولا۔ میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اب وہ حیرت سے سکندر کو دیکھ رہے تھے جو نہ صرف ماں کے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کر رہا تھا بلکہ ان کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کر بیٹھ گیا تھا۔ شاداب بیگم ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ جو میری ممی چاہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ کیا مطلب؟ یہی کہ میں نادیہ کو اس کے گھر چھوڑ آؤں گا اور اس وقت تک اسے گھر نہیں لاؤں گا جب تک کہ عامر کا رشتہ سہانی کے لیے نہیں آ جاتا۔ مان لو کہ عامر تب بھی تمہاری بہن سے شادی نہیں کرتا تو پھر کیا کرو گے؟ تب میں نادیہ کو طلاق دے دوں گا۔ بہت خوب، زندگی کو اپنی پسند کی شاہراہ پر ڈالنے کے لیے اوندھے سیدھے کام کرو گے۔ وہ بہت دکھ سے بولے۔ بیٹا ایک بات میری یاد رکھنا، اگر تم نے زندگی کو مذاق بنانے کی کوشش کی تو زندگی تمہارا مذاق بنا کر رکھ دے گی۔ شادی کوئی کھیل ہے اور نہ ہی طلاق کوئی حل۔ اگر شادی کو چلانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو اسی طرح، یہی تو میں کہتی ہوں کہ نادیہ اپنی شادی کو چلانے کے لیے قربانی دے، اپنے بھائی کی شادی اپنی نند سے کروائے۔ شاداب بیگم میاں کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ شاداب بیگم، اگر میں یہ کہوں کہ سہانی کو سرمد سے طلاق تم نے دلوائی ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور اب اگر نادیہ کو بھی تم نقصان پہنچانا چاہتی ہو تو تم سے ظالم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں میں تو پاگل ہوں نا، میرا تو دماغ خراب ہے جو اپنی بیٹی کو نقصان پہنچاؤں گی۔ وہ چیختی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئیں اور سکندر پریشان ہو کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پورے 3 گھنٹے ہو گئے تھے سکندر کو اپنے دوست کے پاس بیٹھے ہوئے۔ نہیں، ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاہد اس کی ہر بات کا جواب نفی میں دے رہا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ سے اپنی ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے جا سکتے۔ سکندر نے اپنے دوست کو الف سے یہ تک ہر بات بتا دی تھی اور اب وہ اپنے دوست کے سامنے انتہائی غمزدہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ سکندر، جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا حقیقی زندگی میں نہیں ہوا کرتا۔ زندگی کوئی ڈرامہ نہیں جس میں اپنی پسند کی چیزیں ٹھونس دی جائیں۔ اب کیا یہ عامر کی ضلالت نہیں ہے کہ سہانی کو لے کر اسے خواب دکھاتا رہا اور جب وہ اس کی جانب لپکی تو وہ کنی کترا کر جا رہا ہے؟ پیارے دوست، شادی ایسا سودا ہے جس کو فرد واحد نہیں خرید سکتا، اور نہ ہی تم عامر کی کنپٹی پر پسٹل رکھ کر اس سے اپنی بہن کی شادی کروا سکتے ہو۔ پھر بھی مجھے اپنے غصے کا اظہار تو کرنا چاہیے نا۔ کیا فائدہ ایسے غصے کا جو تمہیں الٹا نقصان دے؟ شاہد، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تم کچھ مت کرو، خاموش رہو، رفتہ رفتہ سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بہن ابھی تو غصے میں ہے مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ رفتہ رفتہ بیمار پڑ جائے گی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک بات کہنا چاہوں اگر تم برا نہ مانو۔ یار جو کچھ تیرے دل میں ہے کہہ ڈال، اب تیری بات کا میں برا مانوں گا؟ بچپن کا میرا دوست ہے تو۔ اب اپنی بہن کی شادی کرنا تو ایسی شخصیت کا انتخاب کرنا جس پر تمہاری بہن کی شخصیت نہ چھائے بلکہ اس کی شخصیت تمہاری بہن پر حاوی ہو۔ معاف کرنا دوست، تمہاری بہن کے شوہر کو تھوڑا سخت مزاج ہونا چاہیے جس سے تمہاری بہن اپنے آپے میں رہے۔ وہ خواتین جو اپنے آپے میں نہیں رہتی اور بیوی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو شوہر سمجھنا شروع کر دیتی ہیں وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتی ہیں۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ ممی نے سہانی کے اتنے لاڈ اٹھائے کہ اسے اچھا خاصا بگاڑ ڈالا، مگر دوست کیا بہنوں کے لاڈ نہیں اٹھانے چاہیے؟ ضرور اٹھانے چاہیے مگر بیچا نہیں۔ لڑکیوں کی تربیت کرتے وقت انہیں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کے بارے میں بھی ضرور بتانا چاہیے۔ اکثر گھروں کے بگڑنے کا سبب بھی انہی حقوق و فرائض کا عدم توازن ہوا کرتا ہے۔
मैं ये मानता हूँ कि वो अपनी ज़ात को बेहद अहमियत देती है। बस यहीं से गलती शुरू हो रही है कि सिर्फ अपनी ज़ात से इश्क करके ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और आप लोगों के यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। जहाँ इसकी कमी हो वहाँ बेटियों का गुजारा अपने मैके में भी नहीं हुआ करता, ससुराल तो दूर की बात है। तो फिर मैं नादिया से कुछ ना कहूँ, सिकंदर कुछ सोचते हुए बोला। कुछ नहीं, तुम्हारे बकौल तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, तो उसकी इस मामले में कहाँ से गलती आ गई जो उस बेचारी को नागहानी सज़ा मिले। मेरा तो ख्याल है कि एक बार तन्हाई में बैठकर ये सवाल तुम अपने आप से भी पूछो। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहता। हाँ, अपने आप से भी ज़रूर पूछूंगा, सिकंदर ने धीमे लहजे में कहा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अम्मा, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने लड़की बताई है और वो लड़की की बेहद तारीफ़ें कर रही है, एक शाम सबीन ने अम्मा के पास आकर कहा। नहीं भाई, एक मर्तबा तुम्हारी दोस्त की बताई हुई लड़की देख ली, अब जाने की हिम्मत नहीं है। प्लीज़ अम्मा, अब लड़की वालों के घर नहीं जाएंगे, अपनी दोस्त के पास जाकर लड़की देख लें। यही तो कह रही हूँ, तुम जाकर देख आओ, जब मुतमईन हो जाओ तो फिर हम उनके घर भी चले जाएंगे। ठीक है, पहले मैं ही देख लेती हूँ, सबीन ने गहरा सांस लेकर कहा। तुमने अपनी सहेली को अच्छी तरह समझा दिया है ना? अम्मा ने सबीन को मुस्कुराकर देखते हुए पूछा। हाँ अम्मा, बहुत अच्छी तरह से, बल्कि साफ साफ बता दिया है। सहेली ने तुम्हें लड़की के बारे में कोई ख़ास बात बताई? अम्मा ने पूछा। हाँ, यही कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है, लड़की अच्छी है मगर जहेज़ वगैरह ज़्यादा नहीं मिलेगा। तुम उन्हें बता देती कि अगर लड़की हमारे हिसाब से हुई तो हम अज़ खुद जहेज़ नहीं लेंगे। हाँ अम्मा, ये बात तो मैंने कह दी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि तुमने सरमद की पहली शादी और तलाक के बारे में भी आगाह कर दिया। अम्मा, सतूत आपा का ताल्लुक़ मेरी ससुराल से होता है। सरमद के वलीमे में वो आई थी, सरमद और सुहानी को उन्होंने देखा था और जब ये शादी ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझसे अज़ खुद कहा था कि एक बहुत अच्छी लड़की मेरी नज़र में है, वो सरमद के लिए बेहतरीन रहेगी और तुम्हारी फैमिली के लिए भी एक अच्छी बहू साबित होगी। सतूत को तो मैंने देखा है, बहुत समझदार खातून है। दुआ करें अम्मा, वो लड़की हमें अच्छी लगे और उसके घर वालों को हमारा भाई पसंद आ जाए तो सुकून आ जाएगा। सरमद तो खैर किसी को नापसंद हो ही नहीं सकता, ऐसा शहजादा सा मेरा बेटा है, कौन सी खूबी है उसमें जो नहीं। अम्मा ने ज़ौम भरे लहजे में कहा। सरमद की ये बहरहाल दूसरी शादी है, मगर उस लड़की की तो ये पहली शादी होगी ना। हो सकता है उन्हें इस पर कोई एतराज़ हो। नहीं करेंगे कोई एतराज़, उसके साथ तो किसी बच्चे का झमेला भी नहीं है। अगर 2-3 बच्चे भी होते तब भी उसको कुंवारी लड़की मिल सकती थी। ऐसे मसाइल तो लड़कियों के साथ होते हैं मगर लड़कों के साथ नहीं। आप ठीक कहती हैं अम्मा, सबीन ने अम्मा को दवा खिलाने के बाद उठते हुए कहा। अम्मा तमानियत से आंखें बंद करके उस लड़की के तसव्वुर में खो गईं जो बहुत जल्द उनके घर आने वाली थी। वो कौन थी, कहाँ थी, इस बारे में भी वो बिल्कुल नहीं जानती थी, मगर उनका दिल यही चाहता था कि सरमद के लिए कोई नेक शहजादी जैसी खूब रखने वाली लड़की उनके घर में आ जाए, जिससे उनका बेटा उन्हें खुशबाश और मुतमईन दिखाई दे। सलमा ने जो कहा था वो कर दिखाया। वो कराची आकर होटल में ठहर गई थी। उन्होंने शैला को फ़ोन करके ये बताया कि वो कराची आ गई हैं और कल स्कूल से वापसी पर तुम उनके पास आना। जी, वो खाना खाते हुए सिर्फ इतना ही कह सकी थी। रज़ी साहब की पूरी तवज्जो उसकी जानिब थी। उन्होंने देखा फ़ोन सुनने के बाद शैला परेशान हो गई है। उसने पूरा खाना तक नहीं खाया था। पानी का ग्लास चढ़ाकर वो अपने कमरे में आ गई थी और बिस्तर पर बैठी यही सोच रही थी, अम्मी से जाकर मिले या नहीं। रज़ी साहब उसके कमरे में दाखिल हुए तो वो अपने ख्यालों में इतनी डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला। उसकी पुश्त के दरवाजे से उसके वालिद उसके कमरे में दाखिल होकर उसे गहरी नज़रों से देख रहे थे। किसका फ़ोन था शैला? उन्होंने पूछा। अम्मी का, वो बाप की जानिब रुख करके बोली। तो तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो कराची में होटल में ठहरी हुई हैं और कह रही हैं मैं उनसे जाकर मिलूं। तो जाकर मिल लो, वो तुम्हारी माँ है, उनसे मिलना कोई मायूब बात थोड़ी है। मगर मैं किस तरह जा सकती हूँ? यहाँ अम्मी को अगर पता चल जाए कि मेरी सगी माँ जिंदा हैं तो वो आफत मचा कर रख देंगी। घर में किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूँगा। अगली सुबह वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि रज़ी साहब ने उससे बुलंद आवाज़ में कहा, शैला बेटा, आज मैं तुम्हें स्कूल से ले लूँगा, हमारे दफ्तर के पास ही इम्तिहान है एक बच्ची का, तुम मेरे साथ चलना। 2-3 घंटे उसे ज़रा टेस्ट की तैयारी करवा देना, शाम को हम बाप बेटी आ जाएंगे। आज तो आपा की रोटी पकाने की बारी थी, छोटी बहन ने हंसकर कहा। आज आपा खाना खाएगी और ना तुम्हारे अब्बू, रज़ी साहब ने हंसकर कहा। शैला ने बाप को तशक्कुर आमेज़ अंदाज में देखा, जैसे कह रही हो कि आपने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। हाँ बेटा, मैं तुम्हें मोबाइल कर दूंगा और स्कूल से छुट्टी पर मैं तुम्हें होटल तक छोड़ दूंगा और जब तुम आना चाहो मुझे कॉल कर देना, मैं वहीं नीचे होटल में तुम्हें मिल जाऊंगा।
ٹھیک ہے ابو، اس نے بڑی سی چادر لپیٹی اور اسکول جانے کے لیے باہر نکل گئی اور رضی صاحب اخبار پھیلا کر بیٹھ گئے۔ وہ بظاہر اخبار پڑھ رہے تھے مگر ان کا ذہن سلمیٰ کی جانب تھا۔ یہ اب بیٹی کا پیار کیوں امڑنے لگا؟ جب وہ گئی تھی تو کس انداز میں بیٹی سے ملی تھی کہ وہ بھی اپنی ماں سے متنفر ہو کر آئی تھی۔ اب یہ سلمیٰ کراچی کیوں آ گئی ہے؟ یہاں آ کر وہ اپنا کون سا پلان پورا کرنا چاہتی ہے؟ کیا وہ میری بیٹی کو مجھ سے چھیننے تو نہیں آئی؟ انہوں نے سوچا اور یہ اخبار ان کے ہاتھ میں کانپنے لگا۔ نادیہ جب اپنے میکے سے آئی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے اس کی ساس نے کوئی طوفان بھی اٹھایا ہوگا۔ یوں بھی وہ رات گئے آئی تھی، ممی اپنے کمرے میں تھیں، سہانی بھی باہر نہیں تھی۔ ہاں، پاپا لاؤنج میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ انہوں نے اس کے سلام کا جواب گرم جوشی سے دیا تھا اور ببلو کو پیار کر کے پھر کافی پینے میں مگن ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سکندر کوئی پروگرام اپنے بیڈ پر لیٹے دیکھ رہا تھا۔ ببلو کو انہوں نے پیار سے اپنے پاس لٹا لیا مگر نادیہ سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ نادیہ کو سکندر کی بھی کسی بات یا رویے سے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے گھر میں بھونچال آیا ہو۔ اگلے دن روٹین کے مطابق وہ اٹھی۔ سکندر 10 بجے کے قریب اپنی فیکٹری چلے گئے۔ پاپا کے ساتھ اس نے ناشتہ کیا۔ ممی دیر سے اٹھنے کی عادی تھی۔ وہ 12 بجے کے قریب اپنے کمرے سے باہر آئیں تو نادیہ نے ان سے پوچھا، ممی آپ اس وقت ناشتے میں کیا لیں گی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اکثر دیر سے اٹھنے کے باعث ناشتہ نہیں کیا کرتی تھی، اس لیے نادیہ کو ان کے جواب سے کوئی حیرت بھی نہیں ہوئی۔ وہ ببلو کو نہلا کر اپنے کمرے میں بیٹھی اسے کسٹرڈ کھلا رہی تھی، تبھی ملازمہ اس کے کمرے میں داخل ہو کر بڑے رازدارانہ لہجے میں بولی، باجی جی آپ کو پتہ بھی ہے یہاں آپ کو گھر سے نکالنے کی باتیں ہو رہی تھی۔ کوئی اور بات ہوتی تو نادیہ اسے ڈانٹ دیتی، ملازموں سے راز و نیاز کرنا اسے کبھی پسند نہیں تھا، مگر یہ بات تو اس کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی اصول پسند سہی اس معاملے سے اپنے آپ کو لا علم نہیں رکھ سکتی تھی۔ زبیدہ میں تمہارا مطلب سمجھی نہیں، میں اپنے گھر سے بھلا کہاں جاؤں گی؟ اس کا چہرہ بھی اس کے لہجے کی طرح حیرت زدہ سا تھا۔ آپ تو اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ یہاں بڑی بیگم صاحبہ نے سکندر بھائی کو بولا تم اپنی بیگم کو میکے چھوڑ کے آؤ، پھر میں دیکھوں گی کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی شادی چھوٹی بی بی سے نہیں کرتی۔ یہ کب کی بات ہے؟ بے اختیار اس نے پوچھ لیا۔ پرسوں رات بڑی بیگم خوب زور زور سے بول رہی تھی۔ سکندر بھائی چپ کر کے سن رہے تھے۔ ہاں پاپا جی نے منع کیا تھا ایسا کرنے کو، بڑے چنگے آدمی ہیں وہ۔ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، وہ اپنے اتل پتل کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ دل تو اس کا یہی چاہ رہا تھا اس کے سامنے ہی رونا شروع کر دے، مگر وہ اپنے آپ پر اس وقت تک قابو پاتی رہی جب تک زبیدہ اس کے کمرے کی صفائی کرتی رہی، اور اس کے جاتے ہی اپنا کمرہ لاک کر کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب اگر عامر سہانی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس میں بھلا اس کا کیا دوش تھا؟ اسے ممی کی بے رخی کا اندازہ اب ہونے لگا۔ آج انہوں نے اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا، نہ ہی ببلو کو پیار کیا تھا۔ اس نے انہیں دیکھ کر ہاتھ بھی بڑھائے تھے مگر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اورنج جوس پیتی ہوئی اسے نظر آئی تھی، گویا اس کے ہاتھ سے کچھ لینا اب انہیں گوارا نہیں تھا۔ ممی کا لہجہ اور چہرہ دونوں ہی پھولے پھولے سے تھے اور خفگی کا رچاؤ صاف نظر آ رہا تھا جسے وہ پہچان نہیں سکی تھی۔ دوپہر کو وہ پاپا کو کھانا دینے اسٹڈی روم میں گئی تو وہ ہمیشہ کسی انداز میں ملے۔ ان سے باتیں کر کے اسے یہ شبہ تک نہیں ہوا کہ اس گھر کے اہم ترین لوگ اس سے ناراض ہیں۔ وہ کسی کام سے راہداری کے کونے تک گئی تو سہانی کی آواز اسے سنائی دی۔ وہ شاید کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کی اوقات ہی کیا ہے، جمعہ کو وہ اپنے گھر میں ہوگی۔ جملے کے اختتام پر وہ ہنس رہی تھی۔ آج بدھ تھا اور بیچ میں صرف ایک دن باقی تھا اور اس کے بعد میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ وہ جو یہ سوچ کر اپنے کمرے سے نکلی تھی کہ کھانا لے کر اپنے بیڈ روم میں کھائے گی، وہ چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنسوؤں کے گولے اس کے حلق میں پھنس رہے تھے۔ کھانے کی کہاں گنجائش باقی تھی۔ شاداب بیگم کی تیوریاں اسے دیکھ کر چڑھ گئی۔ وہ جو بیٹھی چائے پی رہی تھی اسے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور ملازم پر چیخ کر بولی ان کی چائے کمرے میں پہنچائی جائے۔ اف، ممی کو میری صورت تک دیکھنا اب گوارا نہیں۔ سکندر آفس سے آئے تو سیدھے ماں کے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نہ جانے وہ کیا پلان بنا رہے تھے یا اس کے جانے کے بعد کی کوئی نئی منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ 2-3 گھنٹے بعد جب سکندر ماں کے کمرے سے نکلا تو اس کے جملے کا آدھا حصہ نادیہ کے کانوں میں پڑا تھا۔ جی ممی، میں جمعہ کو آپ کا کام یقیناً کر دوں گا۔ اف، یہ سب لوگ تیار ہو چکے ہیں مجھے نکالنے کے لیے۔ سکندر جس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اب وہ اپنی ماں کے اشاروں پر اسے اپنے دل سے تو کیا اپنے گھر تک سے نکال رہا تھا۔ جب سکندر کمرے میں آیا تو وہ چپ چاپ ساکت سی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور بچہ اس کے پاس کھڑا رو رہا تھا۔ بچہ روتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، سکندر نے بچے کو اٹھاتے ہوئے اسے درست لہجے میں کہا۔ اس کا دل چاہا کہ کہہ دے کہ مجھے نہ تو کچھ دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی کچھ سنائی دے رہا ہے۔ کیا باہر چلو گی؟ وہ اس کو یوں رنجیدہ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ آج نہیں۔ تم نے کپڑے نہیں رکھے؟ اس نے پاس رکھے بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाऊंगी। कहाँ लेकर जाना चाहती हो तुम? वो हैरानी से उसे देखते हुए बोला। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस बाबत बात कर रही है। सिर्फ एक चीज़ ले जाना चाहती हूँ अपने साथ, वो सिसकते हुए बोली। मुझे उम्मीद है कि उस मामले में तो आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। मैं समझा नहीं, वो उलझ कर उसे देखते हुए बोला। मैं बबलू को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तुम बबलू को कहाँ ले जाना चाहती हो? मैं इसे अपने साथ रखूँगी। अम्मी के घर में इसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आप जब चाहें बबलू से मिलने आ सकते हैं। आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे और वह मलतजी से लहजे में सिकंदर से कह रही थी, तुमसे किसने कहा है कि बबलू तुमसे छीना जा रहा है? आप लोग जुमा को मुझे घर से निकाल रहे हैं तो प्लीज़ मेरा बच्चा मुझसे ना छीने। ये तुमसे किसने कहा? आमिर भी तो सुहानी से शादी नहीं कर रहा है, उसकी सज़ा तो मुझे भुगतना होगी। नादिया, तुम्हें कौन सज़ा दे सकता है? सिकंदर ने उसके दोनों हाथ थामते हुए कहा। आप? उसने नज़रें झुकाए झुकाए कहा। अपनी बहन की हालत और माँ के गमों गुस्से से मुतासिर होकर मैंने सोचा तो वाकई यही था, और शायद ये सब मैं कर भी लेता, मगर जब मैंने अपने दिल को टटोला तो मालूम हुआ कि मैं तो ज़िंदगी का एक पल तुम्हारे बगैर नहीं गुजार सकता। पूरी ज़िंदगी तो बाद की चीज़ है। मगर मम्मी मुझसे नाराज़ हैं, बात तक नहीं कर रही। सब ठीक हो जाएगा, तुम मम्मी को जानती हो, वो ज़्यादा देर तुमसे नाराज़ नहीं रह सकती। मगर सुहानी तो कह रही थी कि जुमा को वो अपने घर होगी। अरे वो गाड़ी की बात कर रही होगी। मैंने अपने लिए जो गाड़ी बुक करवाई थी वो सुहानी को दे दी ताकि उसका ऑफ मूड बेहतर हो जाए। वो उसके बारे में किसी से बात कर रही होगी। वो वाकई जुमा को आएगी। मैं तो डर ही गई थी। वो अपने आंसू हाथ की पुश्त से पोंछते हुए बोली। नादिया, शहर दिल में किसी को बसाना तो आसान होता है, मगर उसे निकालना खासा मुश्किल होता है। खसूसन जिनसे हम मोहब्बत करते हों तो हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि जब तक जिंदा रहें उनसे हमारा नाता टूटने ना पाए। सिकंदर गंभीर सी आवाज़ में उससे कह रहा था। उसका एक एक लफ्ज़ अमृत बनकर नादिया के कानों में पड़ रहा था और सरशारी हंसती मुस्कुराती नादिया का बस नहीं चल रहा था कि सबको चीख चीख कर बताए कि सिकंदर मेरा है, मेरा अपना, मुझे अपने दिल और अपने घर से कभी बाहर निकालने के बारे में सोच ही नहीं सकता। उधर सिकंदर शर्मिंदा सा सोच रहा था, अच्छा हुआ कि अपने दोस्त से मशवरा कर लिया, वरना जज्बातीपन में कोई उल्टा सीधा कदम उठा लेता तो ज़िंदगी भर का रोग पाल लेता। सलमा उसको देखकर यूं खुश थी जैसे किसी बच्ची को अपना मनपसंद खिलौना मिल गया हो। शैला, तुम स्कूल से थकी हारी आ रही हो, ये खाना क्यों नहीं खा रही? अम्मी, आपने इतना ज़्यादा खाना मंगवा लिया है जो कई लोगों के लिए काफ़ी होगा। एक प्लेट चावल खाकर मेरा तो पेट भर गया, अब रोटी कैसे खा सकती हूँ? अच्छा, जितना तुम खा सकती हो खा लो, बाकी मैं पैक करवा के दे देती हूँ, तुम अपने साथ ले जाना। नहीं अम्मी, मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती, अगर साथ ले गई तो क्या तावीलें देती फिरूंगी। क्या घर के लोग पूछेंगे कि खाना क्यों लाई हो? हाँ, कहाँ से ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, किस हिसाब से ख़रीदा, सालन सस्ता था तो कम क्यों लिया, चावल महंगे थे तो ज़्यादा क्यों लिए? इस किस्म की बातें मिडिल क्लास घरानों में आम हैं। तुम्हें घर में आराम करने के लिए वक्त मिलता है या घर जाकर काम में जुट जाती हो? खाना खाकर नमाज़ पढ़कर थोड़ी देर आराम करती हूँ। असर के वक्त से ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं जो मगरिब के बाद जाते हैं। ट्यूशन पढ़ाने से तो तुम थक जाती होगी। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, बच्चों के साथ मेरा वक्त अच्छा गुजरता है और मैं अपने आप को फ्रेश महसूस करती हूँ। शहला, मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारे घर में आऊँ एक बार। वहाँ आकर आप क्या करेंगी? बज़ाहिर वो मुस्कुराकर कह रही थी, मगर उसका दिल दुख से फटा जा रहा था। मैं तुम्हारा कमरा देखना चाहती हूँ ताकि जब यहाँ से जाऊँ तो मेरे तस्वुर में तुम्हारा हर रंग उतरे। मैं आपका तारुफ क्या कहकर करवाऊँगी? तुम कह देना ये मेरी खाला हैं। उन लोगों को तो ये पता है कि मेरा ननियाल गरीब है और आपकी शक्ल से ही इमारत का पता चलता है। मैं सिंपल सी आऊँगी और कह दूँगी मेरे मियाँ का प्राइज़ बॉन्ड निकल आया था, इसलिए हमारे हालात बेहतर हो गए, या बच्चे को दुबई में जॉब मिल गई। शैला उनकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और सलमा उसको गौर से देखने लगी। हंसती खिलखिलाती सी शैला कितनी प्यारी लग रही थी। मोती की तरह चमकते हुए दांत कितने अच्छे लग रहे थे। उसकी आंखों में न जाने क्या खास बात थी, उसके चेहरे के साथ साथ आंखें भी हंसती हुई महसूस हो रही थीं। सलमा को तो यूँ लगा जैसे शैला के चेहरे पर उजाला सा फैल गया हो। मेरे घर आने पर तुम्हारे पापा को तो कोई एतराज़ नहीं होगा। नहीं, वो ऐसे नहीं हैं, उन्हें मेरी खुशी हमेशा अजीज़ रहती है। उसके लहजे में खुशगवार सा एहसास था। सलमा के दिल में क्षण से कुछ टूट गया। बेटियों का ख्याल, उनकी खुशियों का एहसास तो माएँ रखा करती हैं, और यहाँ ये सब एक बाप कर रहा था। अम्मी, आप कब आएंगी? सलमा को ख्यालों में देखकर शहला ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। तुम कहो तो मैं कल आ जाऊं। हालांकि सलमा का तो दिल ये चाह रहा था कि वो उससे कहे कि मैं तुम्हारे साथ ही घर चलती हूँ।
ٹھیک ہے آپ کل آ جائیں، کل چھٹی بھی ہے، آپ سارا دن میرے ساتھ گزاریے گا۔ نہیں میں شام کو آؤں گی اور 1-2 گھنٹے ہی ٹھہر پاؤں گی۔ آپ کا دل نہیں چاہتا میرے ساتھ بہت سارا وقت گزاریں؟ دل بہت چاہتا ہے مگر تمہارے گھر پر اب میرا کوئی حق نہیں رہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ جس گھر میں آپ کی بیٹی رہتی ہے اس گھر پر آپ کو کوئی حق نہیں رہا؟ شہلا کے چہرے سے اس کے دل کی بات اس نے پڑھ لی کہ وہ بے حد دکھی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ بات میں نے اس وجہ سے کہی کہیں تمہاری سوتیلی ماں کو میرا آنا ناگوار نہ گزرے۔ نہیں ان کو برا نہیں لگے گا، یہ بات تو انہوں نے مجھ سے 2-3 بار کہی تھی کہ تمہارے ننیال والے کیسے عجیب و غریب ہیں، اپنی مری ہوئی بیٹی کی اولاد کو کبھی پوچھنے تک نہیں آئے۔ رضی بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور کہتے ہوں گے۔ نہیں انہوں نے آپ کے بارے میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ ٹھیک ہے میں کل شام کو تمہارے گھر ضرور آؤں گی۔ اچھا امی اب میں چلوں؟ وہ گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ کس طرح جاؤ گی تم؟ میں استقبالیہ پر فون کر کے کہتی ہوں تمہارے لیے کوئی ٹیکسی ارینج کر دیں۔ نیچے لابی میں پاپا موجود ہیں، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ رضی کے پاس گاڑی ہے؟ پہلے تھی، اب تو وہ بائک پر ہی آتے جاتے ہیں۔ سلمہ نے کچھ نہیں کہا مگر ان کے چہرے پر افسوس کے تاثرات شہلا کو نظر آ رہے تھے۔ شہلا نے باپ کو فون پر بتایا کہ وہ نیچے آ رہی ہے اور ماں کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی بڑھایا تھا، سلمہ اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئیں۔ شہلا نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہوں کہ آپ مجھے نیچے تک چھوڑنے جائیں گی؟ ہاں میں اپنی بیٹی کو اکیلی تھوڑی جانے دوں گی۔ وہ جب شہلا کے ساتھ نیچے پہنچی تو رضی صاحب سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں وہ سلمہ کو دیکھ بھی پائیں گے۔ السلام علیکم، سلمہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ رضی صاحب نے جواب تو ضرور دیا تھا مگر ان کی آواز خود ان کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ نظریں تو بس ایک بار اٹھ کر ان کے پیروں پر ہی گڑ کر رہ گئی تھی۔ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو ہم کل آپ کے گھر آئیں گے، سلمہ نے کہا۔ جی ضرور، وہ بمشکل بولے۔ آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کی پہلی بیوی تو اب حیات نہیں رہی، ہم شہلا کی خالہ امی بن کر آئیں گے۔ بہتر، اس سے مختصر جواب کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شہلا جلدی سے بائک پر بیٹھ گئی۔ سلمہ کے سامنے تو رضی سے شاید بائک کے ایک ٹھوکر سے بھی کبھی سٹارٹ نہ ہو پاتی۔ سلمہ ہاتھ ہلا کر پلٹ گئی اور رضی نے گہرا سانس لے کر بائک سٹارٹ کر دی۔ اگلے دن شہلا نے اپنے گھر کا چپا چپا صاف ستھرا کیا تھا۔ صبح سے ہی اس نے کباب، دہی بڑے، چھولے اور بڑا سا کیک بنا کر رکھ لیا تھا۔ سوتیلی ماں بھی اس کی خوشی اور سرشاری کو نوٹ کر رہی تھی۔ ہاں بھیک منگوں میں سے خالہ آ رہی ہیں، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ ٹھیک 5 بجے سلمہ ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ وہ اپنے ساتھ مٹھائی اور پھلوں کے بہت سارے ٹوکرے لائی تھی۔ میں شہلا کی خالہ امی ہوں، بہت عرصے میں اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ رہی، شوہر کے انتقال کے بعد بچوں کو لے کر لاہور شفٹ ہو گئی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا شہلا کے بہن بھائی کن عمروں کے ہیں، اس لیے ان کو اپنے پسند کا کوئی گفٹ لینا پڑے گا۔ شہلا کے بھائی اور دونوں بہنوں کو انہوں نے 2-2 ہزار روپے دیے۔ شہلا کی سوتیلی ماں کے لیے وہ عمدہ قسم کے جوڑے اور سونے کے ٹاپس لائی تھیں۔ شہلا کے لیے تو سوٹ کیس بھر کے کپڑے تھے۔ وہ جو تمام اپنی جولری اور کپڑے لاہور چھوڑ کر آ گئی تھی اس سمیت وہ بہت سی چیزیں اس کے لیے لائی تھیں۔ اور یہ رضی صاحب کے لیے عمدہ قسم کے سوٹ کے کپڑے کے ساتھ ان کے لیے مہنگی قسم کے پرفیوم بھی تھے۔ بہن آپ نے تو کچھ زیادہ ہی تکلف کر دیا، اتنا تو شاید اس کی سگی ماں بھی زندہ ہوتی تو وہ بھی نہ کر پاتی۔ سگی ماں تو آپ ہی شہلا کی ہیں، آپ نے ہی پالا پوسا، جس نے اس کو پیدا کیا وہ بد نصیب تو واقعی اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ میرے بچوں کو کچھ عرصے پہلے پتہ چلا شہلا ان کی سوتیلی بہن ہے مگر وہ اس سے سگی بہنوں والا ہی پیار کرتے ہیں۔ رضی صاحب سلمہ بیگم کے سامنے نہیں آئے تھے، وہ مستقل اپنے کمرے میں ہی بیٹھے رہے۔ جاؤ شہلا تم اپنے پاپا کو بلا لاؤ، تمہاری خالہ کیا کہیں گی؟ ماں نے شہلا کو باپ کو بلانے کے لیے کہا۔ پاپا کے پاس ان کے آفس کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انہیں چھوڑ کر کیسے آ سکتے ہیں؟ سلمہ بیگم یہ سب باتیں سن تو رہی تھی مگر نظر انداز کیے شہلا کی چھوٹی بہن سے گفتگو کر رہی تھی۔ آپ کراچی کب تک ہیں؟ میں پرسوں جا رہی ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ شہلا میرے ساتھ یہ وقت گزارے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں شہلا کو ابھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ کل شام 7 بجے کی میری فلائٹ ہے، اس وقت تک میں اس کو گھر ڈراپ کرتی ہوئی چلی جاؤں گی۔ میری طرف سے اجازت ہے، خالہ اور ماں برابر ہوتی ہیں، باقی آپ شہلا سے پوچھ لیجئے۔ مگر کل صبح کو مجھے اسکول جانا ہوگا، شہلا نے گھبرا کر کہا۔ باجی ایک دن آپ اسکول کی چھٹی کر لیجئے۔ گڑیا کو شہلا کی خالہ بہت پسند آئی تھی، اس لیے وہ جلدی سے بولی۔ وہ چائے پی رہی تھی۔ شہلا باپ کے پاس گھبرائی ہوئی پہنچی۔ پاپا وہ مجھے کل تک کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں، لہجے میں گھبراہٹ اور پریشانی گھلی ہوئی تھی۔ شہلا بیٹا وہ کوئی غیر عورت تھوڑی ہیں، تمہاری ماں ہیں، چلی جاؤ۔ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ بالکل ہے، وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولے۔ چلیے آنٹی، وہ نیچے اپنا بیگ لے کر آئی تو خوش دلی سے سلمہ بیگم سے مخاطب ہو کر بولی۔
और उनकी गाड़ी के जाते ही शैला के भाई और बहनें मिठाई और फलों के टोकरे खोलने लगे। इतनी ज्यादा अफराद में मिठाई और फल उनके यहाँ भला कब आए थे? रजी तो कहते थे शैला का ननियाल कंजूस मक्खी चूस लोगों का है, जो गुर्बत का शिकार भी है, मगर ये खाला तो बड़ी दयालु निकली। खूब लदी फंदी आई और कैश तक देकर गई हैं। कपड़े तो इतने ज़्यादा दे गई हैं, ना सिर्फ शहला के बल्कि गुड़िया की शादी तक में रखने में आ जाएंगे। अम्मी आपा के सूटकेस में तो सोने के सेट तक हैं। शहला की छोटी बहन एक एक चीज़ उठाकर देख रही थी। सुनार को दिखाने पड़ेंगे, आजकल नकली जेवरात भी बिल्कुल असली दिखाई देते हैं। अब वो इतनी काबिल तो नहीं हो सकती कि लाखों के जेवरात अपनी भांजी को दे जाएं। रजी साहब ने कमरे में दाखिल होते हुए बीवी की बातें सुनी और दिल में सोचने लगे, काश ये सलमा इतने पैसे वाली ना होती तो कभी मेरा घर छोड़कर ना जाती। और आज मेरी बेटी जो 2 कश्तियों की मुसाफिर बनी हुई है, उसकी ये परेशानी भी ना होती जो ज़रा सी बात का फैसला खुद नहीं कर पाती। आमिर अपने ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ़ था जब चपड़ासी ने उसके सामने एक गुलाबी लिफाफा लाकर रखा। ऑफिस की डाक उसकी सेक्रेटरी फाइल में लगाकर उसे दिया करती थी। ये लिफाफा यकीनन प्राइवेट था, जो उसे जूं का त्यों दिया गया था। फ़ोन पर बात करते हुए उसने लिफाफे पर नज़र डाली तो उस पर पर्सनल लिखा हुआ था। ये किसका ख़त आ गया? उसने लिफाफा फाड़ते हुए सोचा। सफ़ेद चिकने कागज़ पर लिखे ख़त पर जब उसकी नज़र पड़ी तो यकबारगी उसने अपना सर थाम लिया। उसमें लिखा था, प्यारे आमिर, ना होती याद गर दिल में तो दिल खाली मकां होता। ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये सोज़े दिल कहाँ होता। ना मैं होती ना तुम होते, ना दिल में आरज़ू होती, ना पछतावे ना गम होते, कोई आहट ना चौंकाती, किसी के लौट आने की कोई सूरत ना बर आती। ना होती याद गर दिल में तो फिर इस दिल का क्या करती। ना होते आँख में आंसू, ना मैं आहें भरा करती। ये सनाई, ये गुल बूटे, ये सबसे पर पड़ी शबनम, ये सब अपनी कशिश खोते। ना होती याद कर दिल में तुम्हारी बेहिसी पर और तुम्हारी बेवफाई पर, तुम्हारी याद में खोकर तुम्हें दिल में बसा कर भी न कर पाई कोई शिकवा। न कोई आरज़ू होती, न कोई जुस्तजू होती, न शामे गम की तन्हाई कभी यूं सुरखरू होती। न होती याद कर दिल में, मगर ये सब नहीं मुमकिन, ये सब ख्वाबों की बातें हैं। अगर सोचो तो समझोगे, ये सब यादों की बातें हैं। वो यादें जो मेरे दिल में खुशी का रूप धारे मुस्कुराती गुनगुनाती हैं, मुझे जीना सिखाती हैं। कोई आवाज़ देता है, कभी ख्वाबों में आकर वो कोई नगमा सुनाता है, मिलन के गीत गाता है। मैं बंद आँखों से उस नगमा सरा को देख लेती हूँ, उसे पहचान लेती हूँ। ये सब जो कुछ कहा मैंने, ये सब जो कुछ लिखा मैंने, ये सब मुमकिन कहाँ होता, न होती याद कर दिल में। तुम्हारी बेहद अपनी सुहानी। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है कि यादों में तो तुम मेरी हमेशा रहोगी, मगर मेरी ज़िंदगी में नहीं, कि अच्छी लगने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग हमारे लिए तकलीफ़ दे होते हैं। और सुहानी तुम्हारा शुमार भी ऐसे ही लोगों में है, इसलिए तुम्हारे इस मोहब्बत भरे ख़त का जवाब यही हो सकता था। उसने ख़त चाक किया और पेपर बास्केट में डाल दिया। ख़त के आमिर ने बेशक टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, मगर वह खुद उदास हो गया था। कितनी तकलीफ़देह बात होती है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और जिनको पा सकने के बावजूद हम पाना नहीं चाहते। ना समाज बीच में और ना ही कोई दीवार, मगर हम उनको हासिल करना नहीं चाहते। सुहानी उसके मन आंगन तक आ गई थी, मगर उसके दिल का दरवाज़ा अब उसके लिए अज खुद बंद हो गया था। बदनसीब सुहानी है या मैं खुद हूँ, मैं इसका फ़ैसला नहीं कर सकता। आमिर ने सोचा और फिर नीचे रखी हुई फाइल को गौर से यूं पढ़ने लगा जैसे वो अपनी तवज्जो खुद हटाना चाह रहा हो। सलमा बेगम के जाने के बाद उसका दिल अजीब उचाट हो गया था। वो लाहौर गई थी तो उसकी माँ ने अपनी ममता पूरी तरह निछावर तक नहीं की थी, और कराची आने के बाद वो उससे इतनी लगावट का इजहार कर रही थी कि वो शशदर सी उनको देखती कि देखती रह गई थी। जिस शाम वो उसे अपने साथ लेकर होटल गई थी, वो सारी रात उन दोनों की आंखों में कटी थी। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और कशीदगी भी हो जाती है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि उनकी अलहदगी हो जाए। मेरे घर टूटने का सबब सबसे ज़्यादा मेरी बेटी को हुआ,
اسے یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ سگی ماں کی محبت اور چاہت کیسی ہوا کرتی ہے۔ سلمیٰ کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے اور شہلا کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ امی جو ہوا سو ہوا، اب تو آپ مجھ سے لیلا جیسی ہی محبت کرتی ہیں نا؟ اس سے بھی زیادہ کہ تمہارا حق بھی اس سے زیادہ رہا ہے۔ نہیں امی، ایسی بات نہ کرے، لیلا میری بہن ہے۔ شہلا، میں سال 6 ماہ میں کراچی کا چکر لگاتی رہوں گی اور جب تمہارے اسکول بند ہو تو تم بھی میرے پاس چلی آنا۔ ٹھیک ہے امی، اس نے رضامندی میں گردن ہلا دی تھی۔ شہلا اسکول کی چھٹی کے بعد بچوں کو پڑھا رہی تھی مگر اس کے ذہن میں سلمیٰ بیگم کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ بچوں کو نیا چیپٹر پڑھانے کے بجائے اس نے ان کو کام دے کر ان کی کاپیاں چیک کرنی شروع کر دیں۔ لائبریری کی بڑی سی ٹیبل پر تھوڑے سے فاصلے پر مسز آبدی اپنے گروپ کا فزکس پڑھا رہی تھی۔ آج کسی بچے کی والدہ آئی ہوئی تھی، وہ ان سے بھی بات چیت میں مصروف تھیں۔ شہلا کا ذہن آج بچیوں کو پڑھانے سے زیادہ سلمیٰ بیگم کی باتوں میں چکرا رہا تھا۔ تم کہو تو میں تمہارے ماموں سے بات کروں، ان کے بیٹے سے اگر تمہاری شادی ہو جائے تو تم ہمیشہ ہمیشہ لاہور میں ہی رہو گی اور میری نظروں کے سامنے بھی رہو گی۔ نہیں امی، میں پاپا سے دور نہیں رہ سکتی۔ تم مجھ سے دور خوش رہ سکتی ہو، انہوں نے خفگی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ امی کے پاپا کے ساتھ اور قریب رہنے کی تو مجھے عادت ہے، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تمہیں اپنی ماں کی قربت کی عادت ہی نہیں ہے۔ آج بھی تم بحالت مجبوری میرے ساتھ آئی ہو ورنہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، امی کی بات سن کر وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ بالکل یہی بات ہے۔ اب وہ رو رہی تھیں اور شہلا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو کس طرح مطمئن کرے۔ بالکل یہی بات ہے۔ پلیز امی آپ چپ ہو جائیں ورنہ میں بھی رونا شروع کر دوں گی، شہلا نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ تب بے اختیار انہوں نے اس کے ہاتھ چوم لیے تھے اور اس کو اس طرح دیکھنے لگی تھی جیسے وہ اسے اپنی آنکھوں میں بھر رہی ہوں۔ اور پھر اگلے دن مسز آبدی نے اس سے کہا تھا آج شام وہ اس کے گھر آئیں گی۔ چھٹی ہو جانے کے بعد انہوں نے اس کی ٹیوشن کی چھٹی کروا کے گھر بھی بھجوا دیا تھا۔ شہلا گھر آئی تو گھر بھی صاف ستھرا اور امی بھی یوں تیار تھیں کہ اسے بہت حیرت ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے آج پھر گھر میں امی آ رہی ہوں۔ ان کی آمد کی خوشی میں اس نے گھر کا کونا کونا چمکایا تھا، گلدانوں سے کاغذ کے پھول نکال کر فریش پھول تک لگائے تھے۔ کیا آج آنٹی آ رہی ہیں؟ اس نے گڑیا سے پوچھا۔ ہاں آج آنٹی آ رہی ہیں، اس نے ہنس کر کہا۔ اچھا، مگر انہوں نے تو مجھے فون پر بتایا تک نہیں۔ پاپا کے پاس فون آیا تھا ان کا، گڑیا نے ہنس کر کہا۔ پاپا کے پاس؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں وہ کہہ رہی تھی گھر کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہاں آپ کو تو ہم سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی، گڑیا نے زبانی لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں خوشی نہیں ہو رہی؟ اس نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ میری ایسی کیا مجال؟ گڑیا اپنے دونوں کان پکڑ کر ہنستے ہوئے بولی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کون سے کپڑے پہنوں، شہلا سرشار سے لہجے میں بولی۔ گرین سوٹ پہن لے جس پر کاندانی اور ستاروں کا ہلکا سا کام بھی ہے۔ نہیں بھائی، کسی تقریب میں تھوڑی جا رہی ہوں، آپ پر اچھا لگے گا۔ مگر آج تو مسز آبدی بھی گھر آ رہی ہیں، اگر وہ آنٹی کے سامنے آ گئی تو کیا کہیں گی کہ ایسی تیار ہو کر بیٹھی جیسے کوئی دلہن ہو۔ کیا مذائقہ ہے، گڑیا نے ہنس کر منہ چڑھایا تو وہ ہنستے ہوئے اپنی الماری کی جانب آ گئی۔ بلیک شیشے کے کام والا سلکی سوٹ اس نے نکالا۔ یہ سوٹ سلمیٰ بیگم اس کے لیے لاہور سے لائی تھی۔ سوٹ کے ہم رنگ جولری تک وہ اس کے لیے لے کر آئی تھی۔ آج امی مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ سوٹ کی میچنگ جولری بھی اس نے پہنی، اپنے لمبے سیاہ بال کیچر لگا کر کھول لیے۔ تیار ہو کر اس نے جب آئینے پر نظر ایک ڈالی تو خود کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں آج اس نے مدتوں بعد مسکارا لگایا تھا اور آنکھوں میں کاجل کی تحریر لگائی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو پاپا نے اسے دیکھ کر بے اختیار ماشاءاللہ کہا اور وہ شرما گئی۔ کال بیل ہوئی تو وہ بھاگ کر دروازہ کھولنے آئی۔ اس کا خیال تھا سلمیٰ بیگم آ گئی مگر اس کے سامنے مسز آبدی سبین کے ہمراہ کھڑی تھیں۔ آئیے، وہ انہیں ڈرائنگ روم تک لے کر آئی۔ آج میری آنٹی لاہور سے آ رہی ہیں، میں یہ سمجھی کہ وہ آ گئیں، شہلا نے مسز آبدی سے کہا۔ اچھا، کیا آج سلمیٰ بیگم بھی آنے والی ہیں؟ مسز آبدی نے پوچھا۔ ہم نے تو آپا سے مذاق کیا تھا، گڑیا نے مسز آبدی کے سامنے ہنس کر کہا۔ جبھی تو آپا یوں جھٹ پٹ تیار ہو گئیں۔ اب گڑیا ہنس رہی تھی اور شہلا اس کی بات پر صرف مسکرا کر رہ گئی تھی۔ رضی صاحب بھی آ گئے تھے اور مسز آبدی کے ساتھ ساتھ ان کی دوست سے بھی باتیں کر رہے تھے۔ امی اس کے سلیقے کی کہانیاں سنا رہی تھی اور وہ سبین دیکھتے ہوئے یہ سوچے چلی جا رہی تھی میں نے ان صاحبہ کو کہاں دیکھا ہے، اور پھر اسے یاد آیا تو وہ اچانک بولی، آپ ایک مرتبہ ہمارے اسکول بھی آئی تھی نا؟ ہاں، ستوت آپا سے ملنے آئی تھی، یہ میرے میاں کی کزن ہی نہیں ہے، ہماری بہت اچھی آپا بھی ہیں۔ مسز آبدی تو میرے لیے بھی بڑی بہن جیسی ہیں، اسکول میں میرا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ ہی گزرتا ہے، جبھی تو ہم آج آپ سے ملنے آئے ہیں، سبین نے مسکرا کر کہا۔ مجھ سے ملنے؟ شہلا نے حیرت سے کہا۔
हाँ भाई, आपसे मिलने आइंदा हफ्ते हमारी अम्मा भी आएंगी। मिसेस आबदी की आंखों की चमक से उसे अंदाजा हो गया कि वो किस सिलसिले में आई हैं। वो जो उनके सामने बैठी हर मौजू पर बातें किए जा रही थी, बिल्कुल चुप होकर रह गई और फिर कोई बहाना बनाकर कमरे से गायब हो गई। वही कमरा था मगर उसकी सेटिंग बिल्कुल दूसरी थी। सलमा बेगम ने वाइट कलर का बड़ा खूबसूरत बेडरूम सेट दिया था, जिसका बेड छप्परकट स्टाइल का था और कदरे ऊंचा सा था। छप्परकट पर चढ़ने के लिए 3 ट्रांसपेरेंट सीढ़ियां थी, जिसमें एक सीढ़ी के अंदर गुलाब के फूल भरे हुए थे। यकीनन वो आर्टिफिशियल फूल थे जो बड़ी खूबसूरती से अरेंज किए गए थे। दूसरी सीढ़ी में गोल्डन सितारे थे और तीसरी सीढ़ी के अंदर से झांकते हुए सिल्वर छोटी छोटी सी बॉल्स नजर आ रही थी। सबीन उसे कमरे में छोड़कर जा चुकी थी। शहला कमरे में रखे हुए सोफे पर बैठी थी। सरमद उसके मद्दे मुकाबिल सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। मुझे नहीं मालूम मेरे घर वालों ने मेरे बारे में आपको मुकम्मल तौर पर बाखबर किया है या नहीं, सरमद संजीदगी से कहते हुए लम्हे भर के लिए रुका। शैला उसकी जाने मतवज्जा थी और दिल में कदरे हैरान भी कि न जाने वो उससे क्या कहने वाला है। मैंने सुहानी से अपनी पसंद से शादी की थी, अगरचे घर वालों की मर्जी नहीं थी, मगर मेरी माँ ने इस वजह से उसे कबूल कर लिया था कि वो मेरी पसंद थी। मुझे मालूम है, उसने धीमे से कहा। सुहानी वो औरत थी जिसे शोहर की खुशी और ख्वाहिश कभी अजीज नहीं रही। वो हमेशा अपनी मर्जी चलाने की ख्वाहिशमंद रही। मुझे याद नहीं मेरे वालिद का कब इंतकाल हुआ। मैं इतना छोटा था कि मुझे उनकी शबीह भी याद नहीं। मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा और इस काबिल बनाया। अब इस बुढ़ापे में मैं उनसे अलग रहने की बाबत सोच भी नहीं सकता, जबकि वो बीमार भी हों। कुछ तवक्कुफ से वो फिर बोला, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी माँ की खिदमत करें, मगर आप थोड़ा सा टाइम तो उनके साथ गुजार सकती हैं। एक बूढ़ी और बीमार औरत नौकरों से बातें करने के बजाय अपने बच्चों से बातें करके ज़्यादा खुशी महसूस करती हैं। यूँ तो किसी की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, मगर मेरी माँ जो बीमार भी हैं और उम्र के इस दौराहे पर हैं कि बहुत ज़्यादा साल तो वो जी भी नहीं पाएंगी। और अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं, शहला ने बात काटते हुए कहा। अल्लाह ताला उन्हें तवील उम्र और कुल्ली सेहत अता फरमाए। मेरे बारे में भी शायद आपको कुछ बातें पता ना हो, मैं भी आपको बताना चाहूँगी। सरमद को यूँ लगा जैसे वो कहने वाली हो कि मेरी भी इससे कबल एक शादी हो चुकी थी, इसलिए वो उसके बोलने से पहले ही बोल पड़ा। अगर आपका भी ये अक़्दे सानी है तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अल्लाह ना करे जो मेरा अक़्दे सानी हो, वो खफकी भरे लहजे में बोली। तो फिर आप क्या बताना चाहती हैं? मेरे वालिद ने 2 शादियाँ की। मुझे सौतेली माँ ने परवान चढ़ाया। मेरी सगी माँ ने मुझसे कोई राब्ता ना रखा। उनकी भी दूसरी शादी हो गई, बच्चे हुए, फिर वो बेवा हो गई। मैंने आज से 8 माह पहले पहली मर्तबा देखा उन्हें, और अब उनके दिल में मेरी मोहब्बत ऐसी जाग गई है कि वो रोज़ाना मुझे कई कई बार फ़ोन करती हैं। उनका बस नहीं चलता कि वो मुझ पर अपनी हर चीज़ लुटा दें। प्लाट, फ्लैट और गाड़ी उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दी है। यह बात तो सतूत आपा ने सबीन बाजी को बताई है, उसने मज़ीद कहा। असल बात यह है कि मेरी सौतेली माँ उनको मेरी खाला समझती हैं, जबकि वो मेरी असली माँ हैं। तो इसमें ख़ास बात क्या है? सरमद को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का मतलब क्या है। मेरा मतलब यह है कि आपको मेरे मुतल्लिक हर बात बिल्कुल सच्ची मालूम होनी चाहिए। जो बातें मुझे मालूम है, आपको भी उनसे आगाही होनी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे बारे में भी तुम किसी पहलू से गाफिल ना रहो। एक बात और, वो कुछ कहते हुए रुकी, ये सोच करके सरमद क्या समझेंगे कि किस कदर बकबक करने वाली दुल्हन मिली है। हम अपना बेडरूम नीचे फ्लोर पर रखेंगे, अम्मा के कमरे से मुल्हिक कमरे को अपना बेडरूम बनाएंगे। मगर मेरा कमरा तो हमेशा ऊपर ही रहा है, उसने कुछ सोचते हुए कहा। मगर अब आप उनके करीब रहिए, उनको इससे तक़वियत हासिल होगी, और तक़वियत मल्टी विटामिन्स की हैसियत रखती है। माँ की कुर्बत, माँ की मोहब्बत और माँ की दुआएं मेरी ज़िंदगी में बेहद अहमियत रखती हैं, और इसमें कमी किसी सूरत नहीं चाहूँगी। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं माँ से दूर रहूँ। और जब अगले दिन उनके कमरे की सेटिंग नीचे हुई और शहला अम्मा के कमरे में आकर बैठी, तो अम्मा के चेहरे पर मुसर्रतों के हज़ार चिराग रोशन हो गए। अल्लाह मेरे घर को नज़र बद से बचाए, उन्होंने बेसाख्ता दुआ मांगी। दूसरी जानिब सरमद सोच रहा था, मैंने सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपने दिल का मकीन बनाया और ख़ुद ही उसे दिल के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वो जब तक रही मैं यही सोचता रहा, काश ये ऐसी हो जाए जैसा कि मैं चाहता हूँ, काश कि ये वैसी हो जाए जैसा कि मैं सोचता हूँ। मगर मेरी उसने कभी एक बात दिल से नहीं मानी, और एक ये शहला है जिसके गुण उसके सौतेले भाई बहन भी गा रहे हैं और सौतेली माँ भी। स्कूल की कोलीग्स भी उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते, जो शक्लो सूरत में भी किसी सूरत कम नहीं है। और उसने आते ही वो बात की जो मेरे दिल में भी थी, और यूँ वो आते ही मसंदे दिल पर बराजमान भी हो गई।
जबकि हकीकत सिर्फ इतनी थी कि शोहर के दिल में जाने वाले तमाम रास्ते उन शाहराहों से ज़रूर गुजरते हैं जिनसे वो हकीकी प्यार करता है और जो खून के रिश्तों में गुंदे होते हैं। बेवकूफ़ बीवियाँ वो शॉर्टकट अपनाती हैं जिससे अपनों को काट दिया जाए, और अक्लमंद बीवियाँ तोड़ने के बजाय जोड़ने पर यकीन रखती हैं। और शहला का शुमार भी उन्हीं में से था। इसीलिए तो खुशियाँ और कामयाबियाँ शहला के इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई थी। ख़त्म शुद। जी डियर लिसनर्स, कहानी का हुआ इख्तिताम और अब बारी है कहानी के रिव्यू की। तो जनाब सिर्फ मैं ही रिव्यू नहीं दूंगी, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप सबको कहानी कैसी लगी। मुझे ये कहानी बेहद पसंद आई है। इसमें बहुत ज़्यादा किरदार थे, एक कहानी के अंदर बहुत सारी कहानियाँ थी, और सबसे बड़ी बात यह कि कहानी हमारी आम जिंदगी से ही ली गई थी। जो कुछ हमारे इर्द गिर्द आस पास घरों में होता है, लोगों की ज़िंदगियों में होता है, बहुत रियलिटी के क्लोज थी कहानी। और मुझे लगता है कि ऐसी कहानियाँ ही मुफीद होती हैं, और ऐसी कहानियों को सुनने से हमें बहुत कुछ सोचने को मिलता है। हम अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं, हम ये भी ख्याल करते हैं कि राइटर ने इंसाफ किया है कि नहीं किया तमाम किरदारों के साथ, कौन सा किरदार दुरुस्त था कौन सा गलत था, ये हमें डिसाइड करना है, ये हमें सोचना है। हम ज़रूरी नहीं है कि जैसे राइटर पोर्ट्रे कर रही है हम उसको किरदार को उसी तरह लें। हम भी उनकी खामियां निकाल सकते हैं, हम भी राय दे सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था, ऐसे हो जाना चाहिए था, फलां किरदार ने ये गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बात हमें कहानी सुनते हुए बुरी लगी तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ना करें, और जो हमें अच्छी लगी वो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। तो इस तरह की कहानियाँ मुझे बेहद पसंद है, और मेरी कोशिश होती है कि मुझे ऐसी ही कहानियाँ मिलें जो मैं शेयर करूँ, रियलिटी बेस्ड हो। वैसी कहानी ना हो जो एक आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि फिल्मी स्टोरी टाइप, ड्रामों की स्टोरी की टाइप, जिसमें सारा फोकस सिर्फ जो है मोहब्बत करने, इश्क लड़ाने, और फिर शादी करने, और फिर शादी के बाद रोमांस करने तक ही होता है। सारी कहानी उसी के गिर्द घूमती रहती है, मतलब ज़िंदगी का कोई और मकसद, कोई फोकस नहीं है, और किसी भी किस्म के हालातों वाक़यात जो है वो असरअंदाज नहीं होते। सारा कुछ बस उसी के गिर्द घूमता है, एक लव स्टोरी के गिर्द ही। इसमें सुहानी की कहानी है, शहला की, राबिया की, महानूर की, बहुत सारी लड़कियों की कहानी थी, नाजिया की भी कहानी थी। तो अलग अलग हालात से गुजर रही थी वो लड़कियां, तो आप उनको कंपेयर भी कर सकते हैं कि उसके हालात कैसे थे और उस हालात के मुताबिक उसने खुद को कैसे ढाला। महानूर और शहला जो है और नाजिया जो थी वो बहुत साबिर रहीं, उन्होंने अपने आप को हालात के मुताबिक ढाला, और उन्होंने अपने बड़ों का कहा माना, उनकी खुशियों को मद्देनज़र रखा, और उनकी ज़िंदगी जो है वो आसानियों में रही। और बाकी जो लोग थे जिन्होंने अपने आप को किस्मत से ज़्यादा तेज़ साबित करने की कोशिश की, जिन्होंने अपने हालात से, बेशक लड़ना चाहिए अपने हालात से, अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे सुहानी के पास पहले ऑप्शन उसे ज़फ़र लगा, लेकिन फिर उससे बेटर ऑप्शन उसे आमिर लगा, और फिर आमिर से भी बेटर ऑप्शन उसको सरमद लगा। तो मैंने समझती कि इसमें कोई गलती थी कि उसने इंतखाब अपना बदल लिया, लेकिन उसको उन लोगों को गलत फहमी में नहीं रखना चाहिए था, उनके जज्बात से खेलना नहीं चाहिए था। अगर मोहब्बत नहीं थी तो उन्हें ख्वाब भी नहीं दिखाने चाहिए थे। सबकी जानिब कदम सुहानी ने खुद बढ़ाए थे। बाकी सुहानी मेरा ख्याल है कि इतनी कसूरवार नहीं थी जितनी उसकी वालिदा थी। ज़ाहिर है तरबियत तो वालिदा ने करनी थी, उसको बताना सिखाना जो था वो वालिदा ने था, तो उन्होंने उसको गलत तरीके में बातें बताई, सिखाई, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर बैठी सुहानी। तो दूसरी जानिब शहला के साथ जो भी सलूक रवा रखा गया उससे मुझे काफ़ी दुख महसूस हुआ। अक्सर जगह पर उसकी शादी टूट गई, और उसके बाद उसके जितने भी रिश्ते हैं उसकी वालदा ने मना कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है उसका पता चल गया कि सौतेली वालदा थी, और उन्होंने अपनी सहूलत के लिए, अपनी औलाद की आसाइशों के लिए उसकी शादी नहीं की कि वो जॉब करती रहे तो घर में पैसा आता रहेगा और आसानी रहेगी। लेकिन उसमें जो कुदरत मादी की कमी थी वो भी इसी वजह से थी कि वालदा का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं था। लेकिन ओवरऑल उसके जो हालात थे, उसका जो अंजाम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। शायद उसकी शादी इसीलिए नहीं हुई, रिश्ते इसीलिए टूटते रहे कि उसे सरमद के हिस्से में आना था, सरमद की ज़िंदगी में शामिल होना था, तो वो मुझे अच्छा लगा। सरमद की बात की जाए तो सरमद की वालदा और बहन का किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव था। सुहानी बेशक उन्हें पसंद नहीं थी, और
لیکن انہوں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا تھا ایز فیملی ممبر، اور انہوں نے پوری کوشش کی سرمد کو سمجھانے کی، بتانے کی کہ اپنا گھر بسائے رکھے۔ انہوں نے اسے اجاڑنے کی کوشش ہرگز نہیں کی، وہ چاہتی تھیں کہ اس کا گھر بس جائے، لیکن سرمد اور سہانی نے اپنی جذباتیت میں جو ہے وہ انتہائی قدم اٹھا لیا۔ عامر اور سرمد کے والدین کا یہ مجھے رویہ بہت اچھا لگا، دونوں طرف والدہ ہی تھی، والد تو حیات نہیں تھے، کہ انہوں نے اولاد کی پسند کو ترجیح دی اور ان کی پسند کے مطابق ان کی شادی کی۔ یہ پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا کہ زندگی انہیں گزارنی ہے تو ان کی پسند کو مد نظر رکھا جائے۔ ایسا ہی سہانی کے والدین نے بھی کیا، اور ایسا ہی عامر کی والدہ نے، اور ایسا ہی سرمد کی والدہ نے کیا۔ حالانکہ انہیں سہانی پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کی خوشی کو مد نظر رکھا۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، بہت پازیٹیو میسیج ہے کہ جنہیں شادی کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے، وہ ان کی مرضی سے فیصلہ کیا جائے۔ بے شک ماں باپ کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، ماؤں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ گھر نہیں بسانے والی، لیکن والد اپنے اولاد کے آگے تو مجبور ہو جاتے ہیں نا۔ والدین سمجھا سکتے ہیں، اگر نہیں سمجھے تو ٹھیک ہے بھائی، اپنی زندگی آپ نے گزارنی ہے، تو وہ ان کے اندر ایک کسک رہ جاتی ہے۔ اگر والدہ نہیں مانتی تو ان کے اندر ایک کسک رہ جاتی کہ ہماری خواہش سے شادی نہیں ہوئی، تو وہ جو دوسری لڑکی کوئی ان کی زندگی میں آتی وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب عامر اور سرمد دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ سہانی جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے گھر نہیں بسایا جا سکتا، تو ایسی لڑکی ہونی چاہیے جو گھر بسانے والی ہو۔ تو انہیں پھر وہ اب کمپیریزن کرنا بھی آ گیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی زندگی کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں اور ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں ایسی لڑکی کا انتخاب کر کے جو ان کی والدہ ان کے لیے پسند کریں۔ تو یہ بہت اچھا میسیج تھا۔ اس کے علاوہ کہانی جب شروع ہوئی تھی آغاز میں، اور بہت نیچرل سی تھی، ظفر، ماہنور اور اس کی فیملی جو تھی ان کے حوالے سے زیادہ تر جگہ پر ظفر خود کہانی سناتا ہوا نظر آیا، تو وہ جو حالات بتائے وہ بھی بہت نیچرل سے تھے کہ اس کی پھپھو جو ہے وہ بیوہ ہو گئیں اور پھر ان کے گھر آ گئی اور اس کی والدہ تنگ تھی، یہ سارا کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن ماہنور اور ظفر کا رشتہ اچانک سے کر دیا گیا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مطلب اس کی والدہ تو کسی طرح ایگری ہی نہیں کرتی تھی اس سے شادی کرنے کے لیے، تو وہ باتیں بھی سناتی رہتی تھی، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ ماہنور اور ظفر جو ہے وہ ایک دوسرے کو پسند نہ کریں، ماہنور نیچے نہ آیا کرے، یہ وہ جو بھی تھا۔ تو وہ ان کا رشتہ ایک دم سے کیسے ہو گیا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ رائٹر نے اس کو کہانی کو سمیٹ دیا، اس کی وضاحت نہیں کی گئی، اس کو ایکسپلین نہیں کیا کہ یہ مارکا کیسے سر ہوا، تو اس کی تشنگی مجھے تھوڑی سی رہ گئی۔ اور رابعہ، اس کا جو جذباتی پن تھا وہ واقعی اس کے لیے بھی مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن ظاہر ہے ایک میسیج تھا رائٹر نے سب لڑکیوں کے لیے دیا جو اعتبار کر لیتی ہیں کسی کے اوپر بھی، اور سمجھتی ہیں کہ جیسے جذبات ہمارے ہیں، جتنے خالص جذبات ہمارے ہیں، تو سامنے والا بھی وہی جذبات ہمارے لیے رکھتا ہے، اور ہم جس طرح چاہتے ہیں ویسے ہی ہماری زندگی ہو جائے گی۔ خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے، بالکل خواب دیکھنے چاہیے، خواب دیکھیں گے تو انہیں پوری کرنے کے لیے کوشش بھی کریں گے، لیکن وہ کوششیں ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ کا اپنا نقصان نہ ہو۔ تو رابعہ نے خواب بھی دیکھا، اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو گرا لیا اس کوشش میں، تو یہ اس نے بہت بڑا اپنا نقصان کیا اور ناقابل تلافی نقصان کیا۔ تو لیکن دیر آیت درست آیت، اسے عقل آ گئی، یہ بھی بڑی بات ہے، اور وہ مصائب سے بچ گئی، یہ بھی بڑی بات ہوئی۔ لیکن ہر کسی کو زندگی میں سعید جیسے ہمدرد نہیں ملا کرتے، اجمل جیسے بہنوئی نہیں ملا کرتے، تو سوچ سمجھ کر جو ہے کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیے۔ رابعہ کی زندگی میرے خیال سے ہر دور میں لڑکیوں کے لیے بہت ہی اچھا سبق ہے کہ کسی بھی حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں لے جانا چاہیے، زندگی میں جو آپ کو میسر ہو اس پر قناعت کریں، اور اگر آپ کو اس سے بڑھ کر کچھ چاہیے تو اس کے لیے محنت کریں، لیکن اپنے آپ کو گرائیں نہیں، اپنے معیار سے مت گرائیں۔ تو ہر کسی کو سعید نہیں ملا کرتا۔ اس کا رابعہ کا اینڈ بھی اچھا ہو گیا تو وہ مجھے بہت اچھا لگا، خوشی ہوئی، لیکن جو کچھ اس نے جھیلا، اور جیسے جیسے اس کی کہانی جاتی تھی، جب وہ عمیر کے ساتھ جاتی تھی، تو وہ مجھے یعنی ایسے پریشانی سی لاحق ہوتی ہے نا، جیسے مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا، مطلب مجھے بہت برا لگتا تھا کہ یار یہ کیوں جاتی ہے، اور کہانی اتنے خوبصورت انداز میں لکھی تھی کہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم کرداروں میں ڈوب جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ سچ میں ایسا ہو رہا ہے، اور ہم کسی طرح اسے روک لیں ایسا قدم اٹھانے سے، ایسا کام کرنے سے۔ تو بہرحال اوورآل کہانی مجھے بہت اچھی لگی۔ ایک بات جو مجھے بہت چبھی ہے، بہت مجھے کیا کہہ لیں کہ بری بھی لگی، رائٹر کا یہ جملہ کہ 70% یا 80%
انہوں نے لکھا ایسے ریشو لکھی کہ لڑکیوں کے گھر ماؤں کی وجہ سے اجڑتے ہیں، مطلب مائیں انہیں الٹی پٹیاں پڑھاتی ہیں اور کہتی ہیں تو وہ بیٹیاں جو ہیں ان ماں کے کہنے پر چلتی ہیں اور اپنا گھر برباد کر لیتی ہیں، سہانے کی مثال کے طور پہ تھا۔ تو یہ بات مجھے بہت بری لگی، نہیں ایسا نہیں ہوتا، اتنی ہوتی ہیں ایسی مائیں لیکن اتنی ریشو نہیں ہے جتنا کہ بتایا گیا، اتنا مت کریں۔ والدین جو ہے اپنی بیٹیوں کو اس لیے نہیں بیاتے کہ ان کا گھر اجاڑ دیں، ٹھیک ہے وہ انہیں اپنی زندگی جو انہوں نے جیسی گزاری ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ انہیں رائے دینے کی کوشش کرتی ہیں، بس یہ بھول جاتی ہیں کہ ہر کوئی ایسے مزاج کا نہیں ہوتا، ہر کوئی برداشت نہیں کرے گا ایسی باتیں، لیکن وہ ان کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ بیٹی کا گھر اجڑ جائے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیٹی سکھی رہے، اسی لیے وہ اپنے تجربے کے حساب سے انہیں مشورے دیتی ہیں جو غلط ہو جاتے ہیں۔ لیکن ساری مائیں ایسے بگاڑ والے مشورے نہیں دیتی جیسے کہ سہانی کی والدہ دیتی رہی ہیں اسے، تو یہ بات مجھے بری لگی کہ نہیں، مائیں ایسا نہیں چاہتی ہیں کہ بیٹی کا گھر برباد ہو یا بیٹی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ناک میں دم کیے رکھے اور بس اپنے بارے میں سوچے، گھرداری کے بارے میں نہ سوچے۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی کہانی میں۔ باقی اوورآل کہانی بہت اچھی تھی۔ آپ سب کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس کے علاوہ نئی کہانی کب ہو کون سی ہوگی یہ مجھے نہیں پتا، ابھی آپ سب کی فرمائشیں بھی موجود ہیں، انہیں بھی دیکھوں گی، اگر کوئی اچھی کہانی ان میں ہوئی تو وہ شیئر کروں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے میں خود بھی کوشش کروں گی کہ مجھے کوئی ایسی ہی کہانی ملے جو ہماری زندگیوں سے مطابقت رکھتی ہو۔ وہ ٹیپیکل سی جو فینٹیسی ورلڈ کی سٹوریز ہوتی ہیں نا، لو سٹوریز، وہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتی، لیکن سم ٹائمز ہو جاتی ہیں اور سم ٹائمز میں لسنرز کی فرمائش کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے شیئر کر دیتی ہوں، لیکن مجھے اس طرح کی کہانیاں پسند ہیں، جیسے کہ ابھی یہ ناول ختم ہوا ہے خواب سرائے، ناول بہت رہا اچھا، اس کے علاوہ ساگر کنارے بہت اچھا رہا، عزازیل کا ناول بہت اچھا تھا۔ اس ٹائپ کے جو ناولز ہوں مجھے اچھے لگتے ہیں، جو ریئلٹی بیسڈ ہوں، تھوڑا سا ہماری لائف سے ریلیٹڈ ہوں تو وہ اچھے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ان سے رہنمائی ملتی ہے، وہ اگر ان حالات سے، ایسے حالات سے گزر رہے ہوں جو کہانی میں بیان کیے گئے ہیں، تو وہ ان کے لیے ان سوچ کی کوئی راہ کھول دیتا ہے ناول جو ہے، کہ وہ اپنے اوپر اپلائی کر کے، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہم کر لیں تو ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا یا ہماری زندگی سنور جائے گی، بن جائے گی۔ بہت ساری چیزوں کو جب ہم اپنی زندگی کو ویسے نہیں دیکھتے لیکن ہم اسے کسی کردار میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کردار میں ہے تو اس کردار کو ایسے کرنا چاہیے، تو وہ ہم جو مشورہ کردار کو دے رہے ہوتے ہیں وہ ہم خود کو، اپنے آپ کو نہیں دے رہے ہوتے بعد میں۔ تو جب ہم کسی دوسرے کو جب دیتے نا، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار یہی سب تو میری لائف میں بھی ہو رہا ہے، تو میں یہی مشورہ جو دوسرے کو دے رہا ہوں یہ میں اپنے آپ کو بھی دے سکتا ہوں، خود بھی اس پر عمل کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے تھوڑی بہت رہنمائی بنتی ہے، ہمیں بہت کچھ سکھاتی بھی ہیں۔ لیکن وہ جو دوسری آج کل فینٹیسی لو سٹوریز جو چل رہی ہوتی ہیں، بہت ہی تصوراتی اور غیر حقیقی لو کی کہانیاں جو ہیں، وہ ہم اپنی زندگی میں کہیں بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ ایسی محبت نہیں ہے اس دور میں، اگر ہے بھی تو وہ چند دنوں کی ہے، وہ صرف لفاظی ہے، صرف لفظوں کی حد تک ہے۔ وہ ایسی محبت جو ہے نا بہت کم کہیں ملے گی آپ کو، اور وہ بہت کم لوگوں میں ملے گی، اتنی اکثریت میں نہیں ہے۔ تو ایسی کہانیوں کو جو ہے نا آپ لوگ کہانی ہی سمجھا کریں اور اسے اڑا دیا کریں، اپنے دماغ میں مت بٹھایا کریں۔ انسان ایسی چیزوں کو امیجن کر لیتا ہے، اس کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں میرڈ لائف سے۔ ہماری آج کل کی جو نیو جنریشن ہے، ان کی میرڈ لائف تباہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ وہ فلموں، ڈراموں کی کہانیوں سے، ناولز کی کہانیوں سے بہت انسپائر ہیں، اور وہ سوچتی ہیں کہ ایسی محبت ہونی چاہیے، اور جب شادی ہوتی ہے، ذمہ داریوں والی زندگی جب ان کے سروں پر مسلط ہوتی ہے، تو پھر ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ غبارہ ثابت ہوتی ہیں، پھٹ جاتا ہے وہ غبارہ، اور پھر وہ ہکا بکا ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں، اور ایسے میں پھر وہ غلط فیصلے کرتی ہیں، اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میری رائٹرز کے بھی یہی گزارش ہوگی کہ ایسی کہانیاں پلیز مت لکھا کریں، وہ لکھیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد ہے، جو مسائل ہیں جن سے لوگ الجھے ہوئے ہیں، تو کہانیوں کے ذریعے انہیں کوئی اچھا میسج دیں، انہیں کوئی اچھا سبق دیں، انہیں ان کی رہنمائی کریں۔ لوگ فیصلہ کرنے میں مشکلات کا شکار رہتے ہیں، تو کہانیاں پڑھ کر انہیں تھوڑی سی ہیلپ مل جائے فیصلہ کرنے میں اپنی زندگی کے حوالے سے، تو ایسی کہانیاں لکھا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔